हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया डेवलप हो सके और साथ ही साथ आप इस नॉलेज का इस्तेमाल कर कर अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना एक योगदान दें, एक कॉन्ट्रीब्यूशन दें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो NCERT की किताब है उसके चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके अपना डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले सेशन तक हम लोगों ने इंजुरीज के प्रिवेंशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या आपके डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, उस पर बातचीत कर खत्म करी थी। आज उसी के आगे हम लोग अपनी बातचीत को बढ़ाएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को हम लोग आज टच करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे डीलिंग विद अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज इंक्लूडिंग कॉमन मेडिसिन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो आज के जो सेशन रहने वाला है इसमें अल्कोहल की बात या फिर सब्सटेंस अब्यूज की बात, इसके साथ में कैसे डील करना है, खास तौर पे जो आपका एडोलेसेंस का फेज होता है जिसमें बच्चे जो हैं यंग जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं बचपना छोड़ के जवानी की तरफ जब बढ़ रहे हैं, जब वो एकदम आपके एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, तो जो एक आपका यूथ जो एक पर्टिकुलर एक बहुत वल्नरेबल फेज आता है, यूथफुल आपकी स्टेज में जो बड़ा वल्नरेबल स्टेज आती है, उसमें सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम, अल्कोहल की प्रॉब्लम, दूसरे तरीके के जो ड्रग्स और एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है, इसके साथ कैसे डील करना है, इसके रिस्पेक्ट में ये इससे किस तरह से बचना है और अगर इस तरीके की चीज़ों के एडिक्शन होते हैं किसी को तो फिर उसको कैसे उससे बाहर लाना है, उस सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में बातचीत करेंगे। तो ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट में हमको इस चीज़ को पढ़ना है, बट ये सेंसिटिव इशू भी है सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपका थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन एंड विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है डीलिंग विद अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज इंक्लूडिंग कॉमन मेडिसिन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इसके थोड़ा सा इंट्रो पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो हैं, अल्कोहल की बात कर ली जाए, सब्सटेंस अब्यूज की बात कर ली जाए, कॉमन मेडिसिन वगैरह की मदद से भी कई लोग जो है सब्सटेंस अब्यूज वगैरह करते हैं, उसकी भी बात कर ली जाए, ये सारी चीजें हम लोग जिंदगी के किस फेज में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातचीत हम लोग कर रहे हैं एडोलेसेंस के फेज में, जब आप बचपना जो होता है आपका या फिर जो आपकी प्यूबर्टी की स्टेज होती है उसको छोड़कर आप जो है वयस्कता की तरफ बढ़ रहे हैं, जब आप एडल्टहुड की तरफ जो है जा रहे हैं। पूरी तरह से ना आपको एडल्ट बोला जा सकता है, ना पूरी तरह से आपको अभी बच्चा बोला जा सकता है, बट मजे की बात यह है कि पूरी तरह से बचपना भी आपका गया भी नहीं और पूरी तरह से वयस्क आप हुए भी नहीं है। इस तरीके की जो एक फेज है, जो ट्रांजिशन का फेज है, इसको आप एडोलेसेंस बोलते हैं। ये बड़ा वल्नरेबल फेज होता है। तो पहले तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर बाकी जो सारी चीजें उस पर बात करेंगे। जिंदगी में किसी भी इंसान की बात कर ली जाए, एडोलेसेंस जो है उसके लिए बहुत वल्नरेबल फेज होता है। जिस तरीके के शारीरिक और मानसिक बदलाव एक लड़के के अंदर या एक लड़की के अंदर इस पर्टिकुलर फेज में आते हैं, जिस तरीके के साइकोलॉजिकल बदलाव आपके अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं उसके चलते आप एक बहुत आप कह सकते हैं वल्नरेबल स्टेज में जो है आप रहते हैं, बहुत सेंसिटिव किस्म का जो है आपका व्यक्तित्व हो जाता है। अब ये जो फेज होता है जिंदगी का, इससे सफलतापूर्वक नेविगेट करना अपने आप में एक चैलेंज है और ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है। लगभग सबकी जिंदगी में उस तरीके की जो है चीजें आती हैं जिनसे हमको दो चार होना पड़ता है, चाहे नॉर्मल से नॉर्मल और वेल एडजस्टेड टू वेल एडजस्टेड एडोलेसेंट की बात कर ली जाए, सबकी जिंदगियों में ये दिन आते हैं और सबको इन चैलेंजेस से नेविगेट करना ही होता है। तो इस पर्टिकुलर फेज में कई बार अब नई चीजें ट्राई करने के लिए के चक्कर में पीर प्रेशर के चलते कई बार जो है आपका गलत और सही की जो है समझ बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं धुंधली हो जाती है, लोगों का सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। कई बार सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए, अपना एक प्रभाव जमाने के लिए बहुत सी वजूहत होती हैं व्यक्तित्व में आने वाले बहुत से बदलावों के चलते सब्सटेंस अब्यूज जो है उसकी तरफ बच्चे ही कहना खैर सही वर्ड रहेगा, मगर हम लोग बात यहाँ पे एडोलेसेंस की कर रहे हैं। तो एडोलेसेंट की फेज में जो हमारे बच्चे हैं वो कई बार सब्सटेंस अब्यूज की तरफ
जो है खींचे चले जाते हैं और कई बार फिर जो है ये एडिक्शन के रूप में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो सब्सटेंस अब्यूज जो है इज अ मेनेंस स्पेशली ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एज इट अफेक्ट्स देयर फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो कई बार अब कई सारे वजूहात, कई सारे फैक्टर्स के चलते बच्चा जो एडोलेसेंस की फेज में है वो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चला तो जाता है, लत लग जाती है, उसका शिकार हो जाता है और उस सबके चलते ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिजिकल ग्रोथ के ऊपर एक असर पड़ता है, सोशल ग्रोथ पर असर पड़ता है, दुनिया से कट जाता है, सोसाइटी से दूर रहने लगता है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। कई बार लोग जो है बड़े एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं इसके चलते, और इसी तरीके की जो आपकी इमोशनल ग्रोथ है उसके ऊपर भी इसका एक असर देखने को मिलता है। और ये चीज ना सिर्फ आपका डेवलप्ड देशों में है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में है, लगभग कोई सोसाइटी जो है इससे अनछुई नहीं है, चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, चाहे थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, डेवलप्ड नेशन हो, डेवलपिंग नेशन हो, डजंट मैटर, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, ये जो मेनेंस है आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है। ये अपने आप में कह सकते हैं महामारी का रूप ले चुका है। एडोलेसेंस के वक्त में सब्सटेंस अब्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू जो है बनकर निकल कर आया है। अब जितने भी तरीके की आपकी सब्सटेंस अब्यूज होती है उसमें दो खास तौर पर जो सब्सटेंस अब्यूज है, इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बात की जाए, डेवलपिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बातचीत की जाए, यहां पर दो तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं जिनका अब्यूज सबसे ज्यादा होता है वो है अल्कोहल और टबाकू या तमाकू, जिसको कई बार हम लोग हिंदी में बोलते हैं टोबैको को, और अल्कोहल को कई बार हम लोग शराब बोलते हैं। तो शराब हो गया, तमाकू हो गई, इसका जो है सबसे ज्यादा अब्यूज आपको हमारे एडोलेसेंस में देखने के लिए मिलता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में आप इस बात को कह लो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रिस्पेक्ट में कह लो, डेवलपिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बात कर लो, मगर इन चीजों का जो है अब्यूज आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब तमाकू भी कई सारे फॉर्म में जो है सब्सटेंस अब्यूज में इस्तेमाल होती है, पान मसाला के फॉर्म में हो गई, गुटखा के फॉर्म में हो गई, खैनी के फॉर्म में हो गई, सिगरेट के फॉर्म में हो गई, बीड़ी के फॉर्म में हो गई, ये सारी के सारे जो है अलग अलग फॉर्म्स में टोबैको का और अल्कोहल के भी फिर अपनी अलग अलग जो वैरायटीज आती हैं, इनका जो है इस्तेमाल कर सब्सटेंस अब्यूज किया जाता है। लोगों को लतें लगती हैं और इसके चलते आए दिन जो है कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। कभी न्यूज़पेपर खोल के देखिएगा, मैक्सिमम जो क्राइम्स आपको देखने को मिलेंगे, अब मैं ऑर्गेनाइज क्राइम्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी गैंग्स वगैरह चलती हैं, नॉर्मल एकदम से कहीं कुछ आपका विवाद हुआ और उस पर फिर क्राइम हो गया, मैं इस तरीके के आपके स्पॉन्टेनियस क्राइम्स की बात कर रहा हूं, घर परिवार के जो लड़ाई झगड़े और मसले होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि किसी ना किसी को इनमें से दोनों का या फिर इनमें से किसी एक चीज का एडिक्शन था और उस एडिक्शन ने जो है कहीं ना कहीं एक रोल अदा किया है कि कोई ना कोई क्राइम हो गया। तो ये जो दोनों आपके सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा मिसयूज होते हैं और इनके द्वारा जो है सब्सटेंस अब्यूज एडोलेसेंस सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। क्यों करते हैं उसमें भी बात करेंगे, मगर हाँ ये है कि आज की तारीख में जब सब्सटेंस अब्यूज की बात की जाती है, मोर और लेस हम दो चीजों की, ड्रग्स वगैरह भी इसमें शामिल होने लगे हैं। पंजाब वगैरह का अगर आप केस देखेंगे तो वहां ड्रग्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है, वो ड्रग कल्चर पूरा डेवलप हो गया, सारी चीजें, मगर मोर और लेस अगर पूरा एक जनरल बातचीत करनी है, तमाकू और अल्कोहल जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज में, और इसका कारण जो मेनेंस हो गया है उसको फिर समझने की कोशिश अब हम लोगों को करनी है। चले देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यही दोनों क्यों, इन्हीं का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? उसकी सबसे सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अब कहना नहीं चाहिए मगर कई सारे आपके जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स वगैरह हैं वो पान मसालों के जो है ऐड करते हैं, वो जुबान केसरी और इस तरीके की बातें आते कर रहे हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं वो एक आइकॉन है, लोग उनको फॉलो करते हैं, और आप बोल रहे हैं बोलो जुबान केसरी, तो उसके चलते कई बार लोग उनको भी फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो ये दिक्कत है कि ये बहुत आसानी से अवेलेबल है, एंड दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई सारी चीजें इतना नॉर्मलाइज हो गई हैं कि लोगों को लगता भी नहीं है कि सब्सटेंस अब्यूज है। उसके बाकायदा जो ऐड आ रहे हैं, कोई जुबान केसरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरीके की चीजें वगैरह जो है आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो आपके कई सारे चिल्ड्रंस वगैरह जो है, एक तो ये बहुत आसानी से अवेलेबल है, इनका एंडोर्समेंट हो रहा है, इनके ऐड आ रहे हैं, घर में कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके चलते होता क्या है, बच्चे कई बार बहुत आसानी से जो है इन चीजों को लेकर बहुत अर्ली एज से एक्सपोज हो जाते हैं। अब क्योंकि सबसे पहला प्रभाव अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी पे पड़ता है तो उसके माता पिता का पड़ता है। अब पिता सिगरेट फूंक रहा है, तंबाकू चबा रहा है, खैनी खा रहा है, बच्चा अगर इन सारी चीजों को देखता है तो कहीं ना कहीं बच्चा इन चीजों को इमिटेट करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि शायद ये अच्छी चीज है, उसको लगता है बहुत कूल है। कई बार जैसे छोटे में जैसे हमको लगता था कि पिताजी जो है जब शेव वगैरह कर रहे हैं तो वो पूरा फोम वगैरह लगाया करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता रहा देखने में, पॉइंट तो दिमाग में आता था कभी अपन भी शेव करेंगे इस तरीके से। अब इसी तरह से अगर कोई अपने माता पिता को जो है अल्कोहल का सेवन करते हुए देख रहा है, अगर वो उनको बार बार तंबाकू खाते हुए देख रहा है, बार बार उनको अगर वो आपका जर्दा या खैनी इस तरीके की चीजें खाता हुआ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं
दिमाग, क्योंकि बच्चे बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं, वो उनके ऊपर इन चीजों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को जो ऐसा समझते हैं कि शायद ये बहुत अच्छी चीज है जो माता पिता कर रहे हैं और इनको हमें भी करना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ खींचना शुरू करते हैं। तो पेरेंट्स जो है रोल मॉडल होते हैं। अब चाहे अच्छी चीज हो चाहे अच्छी बुरी चीज हो, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें बच्चे सबसे पहले अपने घर में ही सीखते हैं, और अगर पेरेंट्स इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो बच्चे जो हैं बहुत ग्रेटर रिस्क पर आ जाते हैं, एडिक्शन की बहुत ग्रेटर रिस्क होता है कि इस तरीके के माहौल में पलने वाले बच्चे एडिक्शन के शिकार होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि समाज का कोई एक सेक्शन इससे मतलब आपका अफेक्टेड हो, समाज के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे इसका असर देखने को मिलता हो। टॉप टू बॉटम समाज का कोई भी हिस्सा उठा लीजिए, अगर आपके घर का माहौल इस तरह का है तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, नाम तो खैर अब क्या लिया जाए, एक आपके फेमस स्टार है आज की तारीख में, उनकी माता जी का जो अब दुनिया में नहीं है, उनका इंटरव्यू छपा था, तो उन्होंने, और उनके जो मतलब वो जो स्टार है उनके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो भी आपके फिल्म स्टार थे, तो उनमें से उनकी माँ का इंटरव्यू छपा था, तो वो इंटरव्यू में बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को सिगरेट पीने की आदत थी और ये बच्चा बचपन से वो सिगरेट वगैरह पीते उनको देखा करता था। तो एक दिन इसने भी जिद में बोला कि मुझे भी सिगरेट पीने को दो, तो उनके हस्बैंड ने ये सोचकर कि अगर एक दो कश लेगा तो इसको जो है खांसी आ जाएगी और उसके बाद में ये रख देगा और उसके बाद इससे दूर रहेगा, उसको सिगरेट पकड़ा दी। अब ये फिल्म स्टार था आदमी जो ये काम अपने बच्चे के साथ में कर रहा था, और दोनों जो आपके हस्बैंड वाइफ हैं वो सरप्राइज हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे को कश लेने में धुआं जो आपका खांसी आने का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो हुआ नहीं, उसने पूरी सिगरेट जो है फूंक डाली। जब पता किया तो पता चला कि वो छुप छुप कर अपने पिता की जो है सिगरेट्स वगैरह को काफी पहले से जो है पीना सीख गया था, और बेसिकली जिस वक्त उसने वो सिगरेट मांगी थी उसको तलब उठ रही थी। अब ये बातचीत वो जो लेडी है उनका जो इंटरव्यू छपा था, काफी पहले मैंने पढ़ा था इसको, उनका ये बेटा बाद में फिर खुद भी सुपरस्टार बना और सारी चीजें हुई, उसको ड्रग्स का भी अब्यूज लग गया, उसके चक्कर में रिहैबिलिटेशन उसे कराना पड़ा, बाद में फिर उसके जेल वेल भी गया, काफी चीजें हुई। लास्ट में अभी कुछ वक्त पहले सुनने में आया था कि वो चेन स्मोकर तो खैर बन ही गया था, मगर बाद में उसको पता चला अभी कुछ वक्त पहले कि उसको लंग का कैंसर हो गया, उसने फिर वो लंग के कैंसर का जो है इलाज वगैरह कराया। तो ये जो फिल्म स्टार्स, दो फिल्म स्टार्स और उनका बच्चा जो बाद में फिर खुद एक बड़ा फिल्म स्टार बना, जो ड्रग्स का भी चक्कर में फंस गया, जो सिगरेट स्मोकिंग के चलते लंग कैंसर का भी शिकार हो गया, जो जेल भी गया, जिसने 50 चीजें करी, उसके एग्जाम्पल को मैं इसलिए यहां पर दे रहा हूं कि ये बोल देना कि यार माता पिता जो है जर्दा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, ये सब आपका एक पर्टिकुलर तबके में आपको देखने को मिलता है, समाज के हर सेक्शन में ये चीज देखने को नहीं मिलती है, बहुत गलत बात है। पढ़े लिखे लोगों में मूवी स्टार्स तक के बच्चे जो हैं इन सारी चीजों के शिकार होते हैं, ड्रग्स और इन सारी चीजों में जो है फंस जाते हैं सब। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है आप दोष दे सकते हैं। निष्कर्ष निकल कर यह आता है कि पेरेंट्स आपके रोल मॉडल हैं। बच्चा सबसे पहले अगर किसी से कुछ सीखता है तो वो अपने माता पिता से सीखता है, वो जो सबसे पहला जो इंप्रेशन पड़ता है वो माता पिता का पड़ता है। और अगर एक इंप्रेशनेबल एज में माता पिता इस तरीके की हरकतें करते हैं, इस तरीके की चीजें अगर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बच्चे जो हैं वो बहुत ग्रेटर रिस्क पर हैं कि वो इस तरीके के बहुत ग्रेटर रिस्क पर हैं कि उनको इस तरीके के एडिक्शंस वगैरह जो हैं लग सकते हैं। और ये किसी समाज के एक सेक्शन के ऊपर लागू नहीं होता, लगभग हर समाज का तबका जो है इसका शिकार है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको अपने को दिमाग में रखना है। मगर अब ये भी नहीं है कि इस तरीके की समस्याएं हो गई तो फिर इनसे निकला नहीं जा सकता। जहां तक है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचना जरूरी है। मगर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह करवा कर और अपने लव्ड वंस का अगर सपोर्ट अगर मिले तो यंगस्टर्स वगैरह जो हैं इनको इससे निकाला जा सकता है। फिर उसी बंदे की बात करते हैं जिसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, वो मूवी स्टार के जब ड्रग एडिक्शन हो गया तो उनके माता पिता के पास तो खैर पैसा वैसा था, सारी चीजें थी, भेजा उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में, सपोर्ट किया, ड्रग अब्यूज से बाहर निकलवाया, फिर फिल्मों में लॉन्च करवा दिया, फिर वो आपका किसी चीज में जेल में चला गया, फिर वहां पर मदद करी, फिर वहां से निकलवाया। पॉइंट यह है कि अब देखिए पॉइंट यह है कहने का कि अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो आपका अब्यूज वगैरह से आपको बाहर निकाला जा सकता है, घर वालों का सपोर्ट रहे तो आपको बाहर इन सारी चीजों से निकाला जा सकता है। बट फिर भी जहां तक हो सके प्रिवेंशन जो है सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप प्रिवेंट करें इन सारी चीजों को तो बेटर है। मगर अगर ऐसा कुछ होता है, कोई बच्चा अगर इसकी लत में आ जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसको निकाला जरूर जा सकता है प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह की मदद से। एडिक्शंस को ओवरकम किया जा सकता है, हैबिट्स वगैरह को जो है हटाया जा सकता है, और उसके बाद की जिंदगी जो है उसमें आप सक्सेसफुली और हैप्पीली जो है अपनी जिंदगी वगैरह को जी सकते हैं, सक्सेसफुली और हैप्पीली जो है अपनी लाइफ वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तंबाकू आखिर में अनहेल्दी क्यों है और क्यों आखिर इतना आसानी से जो है इसका एडिक्शन हो जाता है, क्यों इतना आसानी से जो है लोगों को इसका एडिक्शन लगता है, और क्यों सिगरेट स्मोकिंग और बाकी सारी चीजें इतना कॉमन है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पता है कि ये आपको मार रही है, उसके बाद में क्यों आखिर जो है आदमी इतना ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, देखते हैं सर।
तो तम्बाकू क्यों अनहेल्दी है, थोड़ा सा इसके बारे में अपना बातचीत करेंगे। देखिए बात यह है कि तम्बाकू का कई सारे फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है। पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगी कि तम्बाकू जो है कई सारे फॉर्म्स में इस्तेमाल होती है। अगर स्मोकिंग के रिस्पेक्ट में बातचीत की जाए तो उसमें सिगरेट के फॉर्म में इस्तेमाल होती है, बीड़ी के फॉर्म में इस्तेमाल होती है, हुक्के के फॉर्म में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर आप स्मोकलेस तरीके से इस्तेमाल करने की बात करें तो पान मसाला हो गया या जिसमें तम्बाकू डलती है, या गुटखा हो गया, खैनी हो गई, इसके रूप में भी जो है इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो तम्बाकू जो है दोनों तरीकों से इस्तेमाल होती है। एक तो स्मोकिंग के पर्पस के साथ में भी इस्तेमाल होती है और स्मोकलेस तरीके से भी जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीड़ी, सिगरेट और आपका ये जो हुक्का वगैरह हो गया, इसमें स्मोकिंग के रिस्पेक्ट में धुआं वगैरह किया जाता है इसका, और उसका स्मोकलेस में तो फिर इसको चबाया जाता है। दोनों तरीकों से जो है ये इंजूरियस होता है। मगर तम्बाकू इतने बड़े लेवल पर नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, इतने बड़े लेवल पर क्यों आके इतने आप कह सकते हैं पॉपुलेशन के इतने बड़े हिस्से पर को जो है एडिक्ट करता है, उसकी वजह यह है कि कई सारी फॉर्म्स में आता है, कई सारी वेराइटीज़ में आता है, इसलिए वो कई सारे लोगों की परिस्थितियों के अनुसार उनको केटर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो मोड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम लोग सिगरेट की बात करें तो अच्छी अच्छी क्वालिटी की सिगरेट्स आती हैं, सिगार्स आती हैं। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रकाश बीड़ी जैसे ब्रांड भी आते हैं, 1 रुपए में 25 आपको मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक अमीर से अमीर आदमी जो है उसकी भी बात कर ली जाए, गरीब से गरीब आदमी जो है उसकी भी बात कर ली जाए, वो सबकी जो है अगर आप स्मोक करना चाहते हैं उनकी नीड्स वगैरह को केटर कर रहा है। स्मोकलेस की बात की जाए तो भाई पान मसाला में आप तम्बाकू मिलाकर खा रहे हो, गुटखे में जो है आप मिलाकर खा रहे हो, खैनी में जो है मिलाकर खा रहे हो, और बाकी सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जिस भी तरीके से आपको करना है उस तरीके से आपको करने के लिए आसानी से मिल जाती है। प्लस इसमें वैरायटी बहुत है, क्यूबन सिगार से लेकर प्रकाश बीड़ी तक जो है आपको यहाँ पे वैरायटी बहुत है। और उसके चलते समाज का हर तबका जो खर्चा कर सकता है, इसके पास पैसा है, परचेसिंग पावर है, और समाज का वो तबका जो मजदूरी कर किसी तरह से अपना पेट पाल रहा है, दोनों जो है इसका नशा कर सकते हैं, दोनों जो है इसका एडिक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसके चलते जो है ये इतने बड़े लेवल पर लोगों को कहीं ना कहीं एडिक्ट करता है। अब ये बात जो है इसमें तो खैर कोई कहने की बात नहीं है, सरकार बकायदा इसके ऐड चलाती है। जो आपके बीड़ी से ये आपके जो सिगरेट्स वगैरह के पैकेट आते हैं उसमें बकायदा वो खोपड़ी की तस्वीर बना के लिखा जाता है कि स्मोकिंग जो है वो इंजूरियस है, स्मोकिंग जो है वो आपको मारती है, स्मोकिंग जो है आपको एक बहुत बुरे भविष्य की तरफ लेकर जा रही है। तो इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, कि कहने की भी बात नहीं है कि सिगरेट जो है वो आपकी पूरी हेल्थ वगैरह के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बहुत इंजूरियस होती है। अब इस चीज को लोगों के दिमाग में जब बैठाया जाने लगा कि स्मोकिंग इंजूरियस है, तो अब करने वाला तो करेगा, उसको कुछ ना कुछ तरीके ढूंढने हैं। कई लोगों ने ये भ्रांतियां उड़ाना शुरू कर दी कि आप सिगरेट जो है वो खतरनाक होती है, मगर बीड़ी जो है वो खतरनाक नहीं होती। तो एक काम करो, बीड़ी फूकना शुरू कर दो, वो ज्यादा बेटर है। बीड़ी वगैरह जो है उसका सेवन आप शुरू कर दो, क्योंकि ये माना जाने लगा, कई लोगों ने भ्रांति उड़ाना शुरू कर दी कि जो सिगरेट है वो चलो खतरनाक है, बीड़ी उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जो है ये बिलीव करने लगे। अब ये कैसे ये आपकी ये भ्रांति बन गई ये नहीं पता, ये कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, मगर ये अफवाह जो है इसने खूब जोर पकड़ा और आज की तारीख में बड़ा कॉमन सा मिथ बन गया है कि बीड़ी जो है कंपैरेटिवली उतना ज्यादा नुकसान नहीं करती जितना ज्यादा आपको सिगरेट करती है। तो मैक्सिमम लोग इस बात को मानते हैं, मगर ये सच नहीं है। स्मोकिंग बीड़ी जो है या फिर बीड़ी की जो स्मोकिंग है उससे भी उतना ही नुकसान होता है जितना आपका नॉर्मल आपकी जो एक सिगरेट वगैरह पीने से आपको देखने के लिए मिल रहा है। बात देखिए यह है कि चाहे आप उसे सिगरेट के फॉर्म में लें चाहे बीड़ी के फॉर्म में लें, तंबाकू में जो चीज प्रेजेंट होती है वो है निकोटिन। ये जो निकोटिन आपका प्रेजेंट रहता है तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की लीव्स में, ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। इसकी लत लग जाती है और बहुत जबरदस्त लत लगती है, बहुत जल्दी इसकी लत लगती है और ये आपकी फिर छुड़ाए नहीं छूटती, बहुत दिक्कतें आती हैं। इसकी फिर तलब लगती है, तलब पूरी ना हो तो आदमी एकदम पागल सा हो जाता है, बावला हो जाता है, इधर उधर सर मारने लगता है, हरकतें करने लगता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं निकोटिन की प्रेजेंस के चलते, जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है, चाहे बीड़ी के रूप में लो, चाहे तंबाकू के, चाहे आपका सिगरेट के रूप में लो, चाहे किसी भी रूप में लो, ये कहीं ना कहीं आपको एडिक्ट कर देता है, आपको कहीं ना कहीं अपना जो है गुलाम बना लेता है, एक तरीके से ये कहना चाहिए, इसकी लत लग जाती है। अब होता क्या है कि जब आप इसका सेवन किसी भी तरीके से करते हो तो ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ ये आपको थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए तो अच्छा फील करवाएगा कि आपको एकदम से आपको एनर्जी लेवल थोड़ा सा ठीक लगता है, मगर उसके बाद में स्थिति ऐसी आती है कि इसके एडिक्शन होते हैं और उसके फिर नुकसान आपके होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, जिस तरह आप इसमें इनफैक्ट आपका लगभग 4000 के करीब आपके केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। तंबाकू का जो धुआं किया जाता है इसमें लगभग 4000 के करीब जो है केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, और जिनसे 50 तरीके के दर्जन भर कैंसर होने के खतरे जो हैं वो
बनते हैं। सिगरेट्स वगैरह जो है जिनको आप धुआं लेते हो, जिनका धुआं वगैरह अंदर किया जाता है या फिर इसको स्मोक वगैरह किया जाता है, तो 4000 तरीके के केमिकल्स बनते हैं उस धुएं से। और ये 4000 तरीके के केमिकल्स में से डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी तरीके की क्वालिटी है, कौन सा धुआं ज्यादा बन रहा है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, शरीर पे कैसे असर डालेगा, 50 तरीके के कैंसर्स हैं, दर्जन भर कैंसर जो हैं उनमें खास तौर पे जो हाईली होने की संभावना रहती है, ये सब करवाने की प्रोबेबिलिटीज वगैरह आपकी यहां से बनना शुरू हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस exhaled by the smoker is highly poisonous. Tar, a substance resulting from the burning of tobacco leaves, is similar to coal tar used for building the roads. So just imagine the harm it causes to the lungs. तो जो बात मैंने यहाँ पर कही कि 4000 तरीके के केमिकल्स जो हैं उस धुएं में देखने को मिलते हैं, जो तंबाकू के या सिगरेट वगैरह जो है, तंबाकू जलाने से या सिगरेट वगैरह जब आप जलाते हो उससे पैदा होता है, और उससे 50 तरीके के आपके कैंसर्स होते हैं और 50 चीजें बनती हैं। इसमें जो आपका एक मैक्सिमम नुकसानदायक चीजें जो है, थोड़ा उस पर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस है, जब जब एक्सेल की जाती है स्मोकर के द्वारा, तो ये बहुत ज्यादा आपकी पॉइजनस होती है। ठीक है जी, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, ये जो सारी की सारी आपकी गैस वगैरह है, ये बहुत पॉइजनस है। आप खुद का तो नुकसान कर ही रहे हो, मगर आपके आसपास में भी जो माहौल है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को इसका एक एडिक्ट बना रहे हो, लोगों के ऊपर जो है इसका एक गलत असर डाल रहे हो। इसी तरीके से जब आप स्मोकिंग करते हो और ये धुआं आपके लंग्स के अंदर जाता है, तो ये इसके चलते एक सब्सटेंस बनता है जिसको बोला जाता है टार। ये जो टार है ये लगभग वैसा ही होता है, ये उस कोल तार की तरह होता है जिसका इस्तेमाल रोड्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। वो ब्लैक कलर का जो चिपचिपा सा गाढ़ा सा सब्सटेंस आता है उसकी बात कर रहा हूं। और वो कोल तार जो है, कभी दूर से देखिएगा उसको देख के बड़ी गंदी सी फीलिंग आती है, वो एकदम चिपचिपा सा गंदा सा रहता है, ऐसा लगता है हाथ वहां से चिपक जाए तो वो पूरी खाली शायद निकाल कर ले जाएगा आपका साथ में। तो जब वो उस तरीके की चीज आपके अंदर जब बन रही है लंग्स में, तो सोचिए उसका क्या असर आपके लंग्स के ऊपर पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक फोटोग्राफ मैंने यहां पर लगाई है, इसको देखिए। ये है आपके नॉर्मल फेफड़े एक ऐसे आदमी के जो सिगरेट विगरेट नहीं फूकता, जो आपका स्मोकिंग नहीं करता, जो धुआं वगैरह जो अपने अंदर नहीं लेता। अब उसी के साइड में मैंने ये फोटोग्राफ लगाया है उस व्यक्ति का जो स्मोक करता है। अब ये आपका जो टार वगैरह अंदर बन रहा है स्मोकिंग के चलते, उसके चलते देखिए उसके फेफड़े कैसे हो गए, ऐसा लग रहा है जला दिए गए। तो इतना डिफरेंस जो है आपको दोनों के लंग्स में देखने के लिए मिल जाता है। ये वो फेफड़े हैं या फिर ये उस आदमी के लंग्स हैं जो स्मोकिंग नहीं करता, स्वस्थ हैं, जिसके कोई इश्यूज वगैरह नहीं है। ये उस आदमी के लंग्स हैं जो स्मोकिंग करता है। समस्या है या नहीं है वो तो बात की बात है, उसको लंग कैंसर हुआ नहीं हुआ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर सिर्फ स्मोकिंग करने भर से देखिए जिसकी स्थिति जो है वो क्या हो गई है, किस लेवल तक जो है ये यहां से यहां जो है पहुंच गया, किस लेवल तक जो है इसमें ब्लैकिशनेस जो है आपको देखने को मिल रही है, किस लेवल तक जो है ये खराब हो गया है। अब बाकी जो बीमारियां लगेंगी सो लगेंगी, मगर देखकर बता दीजिए कि क्या ये फेफड़े स्वस्थ कहे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्मोक कर रहे हो और उसके चलते सारे नाटक हो रहे हैं। बाकी जो समस्याएं आएंगी वो आएंगी, मगर देखिए जिसके चलते आपकी जिंदगी चल रही है, वो फेफड़े जो सांसें ले रहे हैं उनकी क्या हालत जो है स्मोकिंग वगैरह के चलते हो जाती है। तो इतनी भयानक समस्याएं जो है आपको जो देखने को मिल सकती हैं। सिर्फ आपके फेफड़े ऐसे हो गए हैं, जब ये इसमें बीमारियां लगेंगी तो और क्या क्या नहीं होगा भगवान जाने वो। तो ये चीज है जिसको अपने को ध्यान रखना है कि इससे कितने नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इससे जहां तक हो सके बचना जरूरी है। अब सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सिगरेट स्मोक, कुछ और इसके अलावा जो आपकी सिगरेट स्मोक के जो कंस्टिट्यूएंट्स उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि सिगरेट की स्मोकिंग से टोल्यूइन नाम का एक सब्सटेंस बनता है। इसमें जनरली विनाइल क्लोराइड करके एक सब्सटेंस होता है जो कैंसर वगैरह कॉज करवाने में आपको एक बड़ा भूमिका निभाता है, और एक आर्सेनिक करके एक टॉक्सिक मेटल वगैरह जो है वो जनरेट होता है। तो कंस्टिट्यूएंट, अब इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें बेंजीन होती है और क्रोमियम वगैरह होता है, इससे नुकसान होते हैं। बेंजीन के चलते आपको कैंसर वगैरह होने के खतरे होते हैं, क्रोमियम के चलते इश्यूज होते हैं। ब्यूटेन में पोलोनियम 210 करके एक आपका केमिकल होता है, इससे केमिकल आपका कैंसर वगैरह होने की संभावना है। कैडमियम करके मेटल होता है, उससे जो है नुकसान वगैरह होते हैं। तो ये कुछ मेजर कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह हैं जो जनरेट होते हैं आपके धुआं वगैरह करने पर तंबाकू का, और उसके चलते ये सारे सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और ये सब आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे इसको आप समझ सकते हैं। इसके बारे में जो है इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब फिर वही बात आती है कि करने वालों को बहाना चाहिए। जब लोगों ने बोल दिया कि आप तंबाकू वगैरह का अगर धुआं करोगे तो उससे ये नुकसान हो सकता है, तो लोगों ने बोला कि चलो धुआं नहीं करेंगे, हम लोग उसको ऐसे ही चबाएंगे, स्मोकलेस तरीके से जो अब हम लोग तंबाकू का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बारे में भी थोड़ा बातचीत हम लोग करते हैं कि स्मोकलेस तरीके से अगर आप तंबाकू जो है उसका सेवन करते हो, धुआं नहीं करते, उसको सिर्फ ऐसे ही अगर चबाते हो, ऐसे ही आप शरीर के अंदर लेते हो, उसके क्या नुकसान होते हैं, थोड़ा सा उस पर बातचीत करते हैं, इसको देखते हैं। चलें,
आप लोगों में से कई लोगों ने कई बार पान मसाला के जो है एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखे होंगे टीवी पर। कई सारे अलग अलग ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह चलते रहते हैं, और ये एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखकर आपके दिमाग में भी एक सवाल तो उठा होगा कि आखिर ये पान मसाला नाम की जो चीज़ है ये बना किस चीज़ का होता है, ये पान मसाला किस चीज़ से बनता है। तो देखिए बात यह है कि पान मसाला में जनरली आपको एक इंग्रेडिएंट जो देखने के लिए मिलता ही मिलता है वो है सुपारी। तो पान मसाला में सुपारी होती है, जिसको कई बार हम लोग इंग्लिश में एरिक नट बोल देते हैं, एरिका नट बोल देते हैं, या फिर कई बार उसको बीटल नट भी जो है बोला जाता है ये। और सुपारी जो है हिंदुस्तान में एक बड़ा ट्रेडिशनल आइटम है। पान मसाला वगैरह का इस्तेमाल अगर हम लोग एक तरफ रख भी दें तो सुपारी को आपकी कई सारी पूजाओं में, कई सारी रिलीजियस सेरेमनीज़ में भी जो है शामिल किया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। तो सुपारी अपने आप में एक ट्रेडिशनल आइटम है, और पान मसाला वगैरह जो बनते हैं इसमें सुपारी पड़ती है। अब इसके चलते कई लोगों के मन में ये भ्रांति बैठी हुई है, कई लोगों के मन में ये आप कह सकते हैं कि गलत मिथ पड़ा हुआ है कि पान मसाला जो है वो हार्मफुल नहीं होता। इसके पीछे का लॉजिक वो लोग यही देते हैं कि भाई सुपारी तो पड़ती है, इसमें सुपारी के अलावा और कुछ होता नहीं है। सुपारी के छोटे छोटे टुकड़े डले रहते हैं, और उसमें कुछ आपके थोड़े बहुत फूड के फ्लेवर्स डाल दिए और कुछ थोड़ा बहुत स्वीटनर वगैरह डाल दिया, इससे क्या नुकसान होगा। कई लोगों का इस तरीके का मानना होता है। एक्चुअल में ये बात सच नहीं है। देखिए बात क्या है कि इसमें सुपारी पड़ती है, ठीक है, मान लिया। इसमें कुछ आपका स्वीटनर वगैरह पड़ता है, कुछ फ्लेवर पड़ता है, वो भी मान लिया। मगर इसके अलावा इसमें कुछ आपके केमिकल प्रोडक्ट्स को भी डाला जाता है, और ये केमिकल प्रोडक्ट्स आपको इस पर्टिकुलर चीज़ का एडिक्शन करवा देते हैं। ये केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं इनको इस तरीके से मिलाया जाता है, इनफैक्ट सुपारी और बाकी सारी चीज़ों को और ये केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह का इस तरीके का इंजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है कि ये आप कि इसका कंजम्पशन अगर आप करोगे लगातार या फिर कुछ बार करोगे तो उसके चलते आपको एडिक्शन होने की संभावना या एडिक्शन होने के चांसेस वगैरह जो हैं वो बने रहते हैं। अब न्यू फॉर्मुलेशंस ऑफ पान मसाला आर कॉन्स्टेंटली डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट टू encourage initiation and sustained use of these and other similar products with an objective to deliver higher highs to the addicts। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ मतलब जो है बहुत कम मात्रा में केमिकल्स वगैरह को मिलाकर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन तैयार किया हो, जिसका अगर आप सेवन लगातार करते रहो तो भी उसका असर बहुत लंबे वक्त के बाद में देखने को मिले, ऐसा भी नहीं है। जब इन लोगों को समझ में आने लगा कि यार आपका एडिक्शन वगैरह हो सकता है और लोग बार बार इस चीज़ को खरीदेंगे, तो फिर इस चीज़ पर भी काम होना शुरू हुआ। जिस चीज़ की डिमांड होती है उस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है, और सप्लाई बढ़ती है तो फिर उसके साथ उस प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशंस आते चले जाते हैं। वो जो आपका इकोनॉमी का बेसिक नियम है वो यहाँ पर भी लागू हुआ कि पान मसाला के नए नए जो है आपके फॉर्मुलेशन सब बनकर आने लगे, नए नए फॉर्मुलेशंस आपके डेवलप होने लगे, और इनका मार्केट में इनिशिएशन बढ़ गया, और बड़े लेवल पर जो इनकी सप्लाई वगैरह की गई, इनके ऐड आने लगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह जो हैं इनको एंडोर्स करने लगे, इस तरीके की चीज़ें होने लगी ताकि इनका जो कंजम्पशन है वो बढ़ाया जाए। और इन सारे प्रोडक्ट्स में जो हैं इस तरीके के केमिकल्स और इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा कि कंज्यूम करने वाले को थोड़ा सा ज़्यादा नशा महसूस हो, या फिर वो जो किक आती है ज़्यादा, जो इसको कई बार हम लोग इंग्लिश में स्मोक अप भी बोल देते हैं, कई बार इसको हम लोग हाई भी बोल देते हैं। थोड़ा सा आपको ज़्यादा हाई महसूस हो, ज़्यादा जो है इसको लेने के बाद जो इनिशियली आपको एकदम से असर पड़ता है वो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबे वक्त तक रहे, ज़्यादा सस्टेन्ड रहे, ज़्यादा इंपैक्टफुल रहे, तो उसके लिए सारी की सारी चीज़ें जो है की जाती हैं। अ डेंजरस फैक्ट विच इज़ नॉट नोन इज दैट कंटिन्यूस यूज ऑफ टबैको कॉजेज ओरल कैंसर। Its use by the pregnant women is nearly as dangerous as alcohol drinking. If taken during pregnancy, even the unborn babies are harmed by the chemical presence in the गुटखा and the पान मसाला। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। पान मसाला जो है इसमें नए नए आपके केमिकल्स का इस्तेमाल कर कर एडिक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़े आपका, और ज़्यादा थोड़ा आपको नशा महसूस हो और ज़्यादा हाई महसूस हो, इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। मगर और इसमें ये बार बार बोला जा रहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसमें तो सुपारी होती है, ये और ये वो, इस तरीके की बात है। मगर बहुत से लोग खास तौर पे जो इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो इतना कॉन्शियस नहीं होता है, उन्हें ये बात नहीं पता। एक बहुत डेंजरस फैक्ट जो वो नहीं जानते हैं वो ये है कि पान मसाला का कंटिन्यूअस और आपका लॉन्ग लास्टिंग अगर आप सेवन करते चले जाते हैं, अगर आप लगातार पान मसाला जो है वो खाते चले जाते हैं और सालों साल अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो भैया इसके चलते, इसमें जो तम्बाकू पड़ा हुआ है उसके चलते ओरल कैंसर होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तम्बाकू के चलते ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप उसका धुआं कर रहे हैं सिगरेट्स में तो उससे लंग कैंसर और आपका जो ब्लड कैंसर है वो होने की संभावना ही बनेगी। इसके चलते आपका जो ओरल कैंसर होता है, अगर आप इसको चबाओगे भी तो उससे मुंह का जो कैंसर है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह इसका इस्तेमाल करती हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स अगर ये तम्बाकू खा रही हैं, पान मसाला खा रही हैं, तो ये उतना ही ज़्यादा खराब है, ये उतना ही ज़्यादा बुरा है जितना अल्कोहल पीना या फिर अल्कोहल ड्रिंकिंग के जो असर पड़ते हैं, लगभग उसी तरीके के भयानक कंसिक्वेंसेस आपको प्रेग्नेंट वुमेन्स के तम्बाकू इस्तेमाल करने से भी देखने को मिलते हैं।
होता यह है कि जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है प्रेगनेंसी के वक्त में जो अनबॉर्न बेबी वगैरह है उसके ऊपर तक जो है इन केमिकल्स वगैरह का असर पड़ता है जो गुटखा में और पान मसाला में जो है डले रहते हैं। इनके चलते उस बच्चे तक के ऊपर जो है इसका असर आपको देखने के लिए मिलता है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज वगैरह होते हैं। हेल्थ हजार्ड्स ऑफ तम्बाकू एंड सब्सटेंस मिसयूज। अब थोड़ा सा अपन बातचीत करते हैं इसके जो हेल्थ हजार्ड्स वगैरह होते हैं उसके बारे में। तम्बाकू हो गया या फिर सब्सटेंस मिसयूज हो गया, अब्यूज़ वगैरह हो गया, इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं कि इसके हेल्थ हजार्ड्स वगैरह क्या होते हैं। Substance misuse affects all the aspects of life of the user. Smoking causes different type of cancers, the most common being lung cancer. Research has established that pan masala, gutka and khani all causes oral cancer. All types of tobacco product that mention low tar or addictive free are harmful. तो यहाँ तक अपन ने जो दो तरीके के कंजम्पशंस के बारे में बात करी है तम्बाकू की कि एक आप उसको जो है धुएं के रूप में ले रहे हो सिगरेट्स के फॉर्म में, और एक आप उसे डायरेक्ट जो है चबा रहे हो और ओरल तरीके से ले रहे हो। दोनों के जो है हेल्थ हजार्ड्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, कल नहीं तो परसों मिलेंगे, मगर इसका कंसिक्वेंस जो है आपका शरीर चुकाएगा ज़रूर अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो सब्सटेंस मिसयूज जो है तम्बाकू का किसी भी तरह से किया जाए, धुएं के फॉर्म में हो, चबाने के फॉर्म में हो, इसका असर आपकी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, नहीं मिले अगर तो फिर आपको तलब उठने लगती है, तलब पूरी ना हो तो इंसान उसके लिए फिर कुछ भी कर जाने पे उतारू हो जाता है, पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। इस तरीके की बहुत अजीबोगरीब स्थितियां जो है बनने लगती हैं। इनफैक्ट जो लॉकडाउन वगैरह लगे थे उसमें एक चीज जिसके चलते घरों में बहुत कलह हुई है, बहुत जो है आपको पारिवारिक तौर पर क्राइम्स वगैरह जो निकल कर आए हैं वो है तलब। जो लोग किसी न किसी तरीके के नशे के एडिक्ट थे, चाहे वो शराब पीते थे, चाहे वो सिगरेट पीते थे, चाहे वो आपका तम्बाकू वगैरह खाते थे या फिर वो ड्रग्स वगैरह लेते थे, अब जब लॉकडाउन लगा सब कुछ बंद हो गया तो उन चीज़ों का एक्सेस आपको मिला नहीं। अब इसके चलते लोग तलब के शिकार हो गए, कोई अपना सर मार रहा है दीवार में, कोई पत्नी से लड़ाई झगड़े कर रहा है, कोई और पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। इस तरीके की जो है हरकतें लोगों में देखने के लिए मिली थी। और तलब कितनी भयानक चीज़ होती है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा कि जब गवर्नमेंट ने आपके जब ठेके वगैरह खुलवाए थे या फिर जब आपकी अल्कोहल की शॉप्स वगैरह को ओपन करने के आदेश दिए तो आपकी किलोमीटर जितनी लंबी लंबी लाइनें जो हैं आपको वहां पे शराबियों की देखने के लिए मिली थी। एंड कोरोना हो जाएगा, जान चली जाएगी, इस तरीके के फिर कोई डर वगैरह जो है सब एक तरफ हट गए। और उसने कहीं ना कहीं एक बात आपको समझाई कि एडिक्शन कितनी भयानक चीज होती है। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सारे तमाशे कर रहा है एक आदमी जो एडिक्टेड है क्योंकि तलब पूरी नहीं हो रही है, और जैसे ही पता चला कि आपके अल्कोहल वगैरह की शॉप्स खुल गई तो फिर कोरोना का डर और सारी चीजों को एक तरफ रखकर वहां लाइनों की लाइनें लग रही हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं माने जा रहे, सामने वाले कोशिश में कि जितनी हो सके उतनी बॉटल्स उठा लें, कोई भरोसा नहीं अब कब मिले। इस तरीके की चीजें जो है ये बताती है कि एडिक्शन कितनी भयानक चीज है। आपके शरीर का जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, सामाजिक तौर पर आपकी जो इज्जत की ऐसी की तैसी हो रही है वो भी एक अलग चीज है। आपकी जो सामाजिक तौर पर आपकी इज्जत चली गई वो भी एक बात समझ में आती है कि चलें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है नुकसान हो जाएगा, परिवार में जो है आपके रिश्ते नातों का जो एक संतुलन बना रहता है वो खराब हो गया। इसके अलावा आपकी जो मतलब कुल मिलाकर सामाजिक दायरे जो हैं, सामाजिक तौर पे आपकी जो एक मान मर्यादा है, हर चीज़ खराब होने लगी है। कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं बचता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, आपकी इनकम, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, जिसके ऊपर ये एडिक्शन जो है असर ना डालता हो। इसीलिए जो लाइन लिखी गई है कि सब्सटेंस मिसयूज जो है वो जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट को जो इस्तेमाल करने वाला है असर करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेला बंदा इसका नुकसान भुगतेगा, इसकी पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर इसका असर पड़ेगा। कल को अगर इसको स्ट्रोक आ गया या कोई बहुत बुरी बीमारी हो गई तो उसके लिए खर्चा पानी जो है वो आपकी फैमिली को देना पड़ेगा। कई बार आपके कैंसर्स के इलाज इतने महंगे होते हैं कि करवाते करवाते लोगों के घर बिक जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो लाइन है इसका बहुत गहरा मतलब निकल कर आता है कि सब्सटेंस मिसयूज जो है वो इंसान की हर एक एस्पेक्ट जो है जिंदगी की उसके ऊपर असर डालता है, जो भी उसका इस्तेमाल कर रहा है या जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं भी कर रहा है मगर आपकी फैमिली में जुड़ा हुआ है। स्मोकिंग जो है इसके चलते आपको 50 तरीके के कैंसर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो आपका लंग कैंसर है, कई बार लोगों को ब्लड कैंसर हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें वगैरह जो हैं देखने को मिलती हैं। और तम्बाकू वगैरह के ऊपर जो रिसर्च की गई है उससे पता चला है कि पान मसाला, गुटखा, खैनी, इन सब के चलते ओरल कैंसर होने की संभावना रहती है। ओरल कैंसर वगैरह इन सब के थ्रू जो है होता है। हर तरीके के तम्बाकू प्रोडक्ट जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि इसमें टार जो है वो कम मात्रा में है या फिर ये एडिक्शन फ्री है, इसका सेवन करने से आपको इसकी लत नहीं लगेगी, ये सब के सब जो है हार्मफुल होते हैं। ये सारे के सारे आपके शरीर पे किसी ना किसी तरीके का नुकसान देते हैं, इसलिए इनसे बचना ही जो है जहां तक हो सके बेहतर रहता है। सब्सटेंस मिसयूज इन एनी फॉर्म लीड्स टू डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। इट अफेक्ट्स द पर्सनैलिटी एंड मेक्स वन एंग्रियर, वोलेटाइल, डिप्रेस्ड एंड टेंस। द डे टू डे एक्टिविटीज along with thinking and memory are affected, resulting in a negative impact upon the work in school, college, job. तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि आपका सब्सटेंस अब्यूज अगर होता चला गया तो एक वक्त आने के बाद में ये
आपको उसके ऊपर डिपेंड करवा देगा, ये आपका आपके अंदर जो है एक एडिक्शन जो है जनरेट करवा देगा। डिपेंडेंस और एडिक्शन क्या होता है, ये हमारे कई सारे स्टेट्स वगैरह जहां पे आपका ड्रग कल्चर अब डेवलप हो गया है, वहां पे हमको समझ में आता है कि कि जिस तरीके से जो है इस चीज़ों के नशे और इस तरीके के आपका ये जो इम्पैक्ट वगैरह पड़ रहे हैं, जिस तरीके से आपको लत और तलब लग रही है, वो आपके ऊपर किस तरीके का असर दिखा रहा है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकल कर आ रहे हैं, किस तरीके से ये एडिक्शन, ये डिपेंडेंस आपसे क्या क्या नहीं करवा देती, ये सारी चीज़ें जो है अपने को समझ में आती है। सब्सटेंस मिसयूज के चलते आपके अंदर लतें लगना, डिपेंडेंस और एडिक्शन होना जो है बहुत कॉमन हो गया, और इसका असर भी जो है आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। ना सिर्फ आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व का जो है कचरा हो जाता है, आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व खराब होता है, आपको गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है आप अपना तन्ना जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर जो है आपको गुस्सा आ जाता है, जरा जरा सी बात पे आप चीखने चिल्लाने लगते हैं, परिवार का माहौल खराब कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं तो उनके ऊपर एक गलत असर डाल रहे हैं, कई बार आप हाथ उठा देते हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। एंग्रियर हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हैं, कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड्स वगैरह के बारे में सोचने लगते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं। इस तरीके की परेशानियां जो है बनने लगती हैं। खुशमिजाज और एक आपका टेंशन फ्री इंसान से आप इस तरीके के एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज जो हैं, आपकी सोचने का जो तरीका है, सब आपकी जो मेमोरी है, हर चीज के ऊपर इसका असर पड़ता है और इसका रिजल्ट जो है बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देता है। आप जो भी काम कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, आप अगर स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, जॉब में हैं, किसी भी चीज में जो है आप फिर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। रह रहकर अगर आप नौकरी में हैं तो आपको रह रहकर तलब लगती है कि यार चलो थोड़ा सा अपन स्मोकिंग या जो भी आप कर रहे हैं वो कर आए तब अच्छे से काम होगा, भी काम नहीं हो रहा हमसे अच्छे से। तो ये क्या बता रहा है कि आपसे आपकी जो बेसिक एक्टिविटी है वो करने के लिए भी जो है आपको एडिक्शन की पूर्ति करना पड़ रही है, उसके बिना आपका शरीर काम करने को तैयार नहीं है। तो इट सेज अ लॉट अबाउट कि आपको किस लेवल तक का जो है हाई है या फिर किस लेवल तक का जो है एडिक्शन है और किस तरीके के खतरनाक कंसिक्वेंसेस जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। सारी की सारी बातें जो है यहाँ से समझ में आती हैं। अब महिलाओं के बीच में जो है आपका ये तंबाकू वगैरह के अब्यूज का क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाएं जो हैं आपका ये भी आपकी आधी पॉपुलेशन बनाती हैं। महिलाओं में भी जो है इस तरीके के एडिक्शंस वगैरह का आपको जो है देखने को मिलते हैं। और पुरुष का ये है कि चलें अगर आप एडिक्शन वगैरह कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम आप घर से बाहर रहते हैं। महिलाओं को, क्योंकि जनरली हिंदुस्तान में हाउस होल्ड महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं, गृहिणियाँ या हाउस मेकर्स आपको देखने को मिलती हैं, घर में रहती हैं और इस तरीके के एडिक्शंस वगैरह आप कर रही हैं, तो इससे बच्चों के ऊपर भी जो है असर आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए महिलाओं के ऊपर तंबाकू के सेवन का और अलग अलग तरीके के जो सब्सटेंस अब्यूज़ है उसका क्या असर पड़ता है, वो स्टडी करना एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे समाज के ऊपर पड़ने वाले असर, इम्पैक्ट को या असर को समझने में हमारी मदद करता है। तो उसको देखते हैं हम लोग फिर, और इसमें क्या क्या बातें हैं उन सबको स्टडी करते हैं। चलें देखते हैं सर। अब आप लोगों ने जिस तरीके से, हमने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी पान मसाला के जो ऐड वगैरह आते हैं, उसी तरह से आपने कई सारे जो हैं सिगरेट्स की भी एडवर्टीजमेंट वगैरह देखे होंगे। ये एडवर्टीजमेंट कई बार बड़े अट्रैक्टिव तरीके से जो है शूट किए जाते हैं। कई आपके बड़े बड़े स्टार्स को, मूवी स्टार्स वगैरह जो हैं, इनको एंडोर्समेंट के लिए इसमें लिया जाता है। वो अलग अलग तरीक़ों से जो है उसको स्मोक करते हुए ऐसे दिखा रहे हैं कि बड़ा कूल वो लगता है देखने में, और इस तरीके से एक बड़ा अट्रैक्टिव सा ऐड वगैरह जो है वो बनाया जाता है। तो इस तरीके के अट्रैक्टिव किस्म के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह जो हैं आपने सिगरेट्स और ख़ास तौर पे लाइटेड सिगरेट्स वगैरह जो हैं इनके खूब देखे होंगे। हालांकि एक जनरल कंसेप्शन ये समझा जाता है कि जनरली पुरुष जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। सच भी है, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है पुरुष या फिर लड़के वगैरह जो हैं या मेल्स वगैरह जो हैं वो आपका स्मोकिंग करते हैं। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि महिलाएं जो हैं स्मोकिंग नहीं करती हैं, या फिर इसको इस तरह से बोलना चाहिए कि आज की तारीख में या फिर समाज में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आज की तारीख में तंबाकू की जो इंडस्ट्री है उसकी जो सबसे बिगेस्ट टारगेट्स हैं वो हमारी महिलाएं हैं या फिर आपकी जो वुमेन्स हैं वो हैं। ठीक है जी। तो टोमैको आज की तारीख में जो आपका टारगेट बेस लेकर चल रहा है वो मेल्स को लेकर नहीं चलता, या फिर वो यूथ को लेकर उतना ज़्यादा नहीं चलता जितना वो फीमेल्स को या फिर वुमेन्स को लेकर चलता है। Tobacco industry originate richly funded marketing campaigns targeting young children through advertisement, highlighting and falsely linking the tobacco use with behavioral aspects such as freedom and liberty or beauty, slim figure and prestige. Marketing strategies lure consumers, especially the youth, with misleading categories such as light और low tar. तो तम्बाकू की इंडस्ट्री जो है पैसा वगैरह इसमें काफ़ी है, क्योंकि सिगरेट्स वगैरह खूब बिकती हैं, सिगरेट्स के अलावा आपके पान मसाला और इस तरीके की चीज़ें खूब बिकती हैं। तो तम्बाकू की इंडस्ट्री जो है वो जो पैसा या रेवेन्यू कमाते हैं इसकी मदद से काफ़ी सारे ये आपके अट्रैक्टिव किस्म के मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह को चलाते हैं, जिसकी मदद से ये लोग यंग चिल्ड्रंस को टारगेट करते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह देकर, और हाईलाइट करते हैं उसमें कि भाई तम्बाकू का जो यूज़ है उसके चलते आपको कई सारे एस्पेक्ट्स वगैरह आपकी ज़िंदगी में देखने के लिए मिलते हैं।
सही आज़ादी और लिबर्टी जो है वो तभी मिलेगी जब आप सिगरेट फूकोगे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं बताई जा रही हैं। सिगरेट फूकने वाले जो हैं सही मायनों में आज़ाद हैं या वो लिबर्टी वगैरह की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें हैं। आपको सुंदरता जो है वो देखने को मिलेगी, या फिर आपका जो फिगर वगैरह है वो बड़ा स्लिम एंड आपका बढ़िया रहेगा, वेल मेंटेन्ड रहेगा, और प्रेस्टीज जो है वो आपकी समाज में बढ़ेगी। इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें जो हैं इन एड्स वगैरह के माध्यम से, इन कैंपेन्स के माध्यम से सटल तरीके से जो है मैसेजिंग दे देकर यूथ्स के दिमाग में, आपके जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उनके दिमाग में इस बात को उतारा जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि ये लोग बहुत आसानी से जो है इस चीज़ की तरफ ड्रॉ करते हैं, और अगर एक बार इसकी लत लग गई तो फिर छुड़वाने में पसीने छूट जाते हैं, मगर वो लतें नहीं छूटती हैं। और इनको फिर एक जो है आपका इस तरह से कह सकते हैं कि एक लॉयल कस्टमर बेस मिल जाता है, जो चाहे तो भी जो है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से अपने आप को बचा नहीं सकता। अब ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं खास तौर पे यूथ को ध्यान में रखकर जो बनाई गई हैं, ये जो मिसलीडिंग कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं, मिसलीडिंग कैटेगरीज चलाते हैं, जिसमें ये लाइट सिगरेट्स के बारे में जो है आपका लाइट सिगरेट्स के बारे में एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि इन सिगरेट्स वगैरह में जो है टार की मात्रा कम है। इस तरीके की चीज़ें वगैरह जो हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करते हैं। हालांकि ये बात सच नहीं होती है। ये बात सच कैसे नहीं होती है भी देखेंगे आगे। कई सारे आप जो यंग बच्चे हैं जो 15, 16, 17 साल के हैं, वो सिगरेट वगैरह की तरफ अब अट्रैक्ट होते हैं। पता तो रहता है कि सिगरेट वगैरह पीने से जो है नुकसान होगा और इसके चलते जो है आपको बीमारियाँ लगती हैं, मगर जब ये कैंपेन चलाया गया कि भैया इसमें टार कम मात्रा में है, या फिर इसमें ये जो है लाइट सिगरेट है इसका वो नुकसान नहीं होगा जिस तरीके का नुकसान जनरली आपका नॉर्मली सिगरेट वगैरह पीने पर होता है, तो इन सारी बातों को समझ के इन कैंपेन्स का असर में आके कई सारे आपके जो बच्चे हैं वो लाइट सिगरेट्स वगैरह पीना शुरू करते हैं। और इनका मानना ये रहता है, या फिर ये लोग गलती से ये बिलीव कर बैठते हैं कि लाइट का मतलब होता है सेफ़, यानी कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इससे हमारे फेफड़े ख़राब नहीं होंगे, हमारे फेफड़े अभी भी उतना ही लाल रहेंगे जितना पहले थे, ये उस तरह से काले नहीं पड़ेंगे जो मैंने आपको अभी बताया था कुछ वक्त पहले कि किस तरह से वो फेफड़े वगैरह जो हैं एकदम काले से हो जाते हैं, करिया से जाते हैं, वो जो मैंने आपको दिखाया था उस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। ये इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बिलीव करते हुए चलते हैं, हालांकि ये बात सच नहीं है। लाइट स्मोकर्स वगैरह जो होते हैं या जो लाइट सिगरेट्स के स्मोकर्स होते हैं, कई बार ये और ज़्यादा जो है उसको ताकत से इनहेल करते हैं और ज़्यादा मात्रा में उसको इनहेल करते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ताकि जितना उनका निकोटिन वगैरह अपने शरीर में चाहिए है उतना निकोटिन उनके अंदर आ जाए। दो बातें हैं यहाँ पे देखने लायक। एक तो ये कि आपने बोला कि यार लाइट सिगरेट जो है उससे नुकसान नहीं होता, ये आपने मान लिया जो सच नहीं है, और आपने उठा के अगर 1 या 2 सिगरेट लेते तो उसकी जगह आपने उठा के 5 या 7 या 10 सिगरेट जो है फूंक डाली दिन भर में। ये थॉट प्रोसेस रखकर कि ये आपको जो है बीमार नहीं करेगा, ये तो सेफ है इस तरीके से, पहली चीज़। दूसरी बात ये सोच के कि लाइट सिगरेट जो है उतना इंपैक्टफुल नहीं होती जितना नॉर्मल सिगरेट होती है, तो और ज़्यादा ताकत से आप दम लगा रहे हो और ज़्यादा ताकत से आप कश मार रहे हो। इससे होगा ये कि ज़्यादा मात्रा में आपके अंदर जो है निकोटिन वगैरह जा रहा है, ज़्यादा मात्रा में धुआं जा रहा है, ताकि आपकी बॉडी उसमें से उतना निकोटिन एब्जॉर्ब कर सके जितना एक नॉर्मल सिगरेट में से करती है। तो कई बार एक नॉर्मल सिगरेट की अपेक्षा आप यहाँ पे लाइट सिगरेट ये सोचते हुए अगर स्मोक कर भी रहे हो कि इससे उतना नुकसान नहीं होगा, तो भी मगर उससे उतना डिजायर्ड अमाउंट में निकोटिन खींचने के चक्कर में जितना आप चाहते हो कि आपको मिले ताकि आप वो नॉर्मल तरीके से बिहेव कर सको जिसकी आपको लत लग गई है, उसके चलते आप अपना नुकसान कर बैठते हो। महिलाएं जो हैं आपका जो स्मोक करती हैं, ये खास तौर पर इनके साथ में जो है और ज़्यादा इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। जो महिलाएं सिगरेट वगैरह पीती हैं या फिर जो चेन स्मोकर हो जाती हैं, जो लगातार स्मोक वगैरह करती हैं, इनके साथ ये देखा गया है कि इनको इनफर्टिलिटी वगैरह जो है उसका एक्सपीरियंस आपको करने को मिलता है। कंसीव करने में जो है वक्त लगता है, बहुत मुश्किलात आती हैं। अगर आप इनको कंपेयर करें उन महिलाओं के साथ में जो स्मोक नहीं करती हैं उनकी अपेक्षा, तो स्मोक करने वाली महिलाओं के केस में रिस्पेक्ट में आपको इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली है और कंसीव करने में दिक्कतें जो है वो ज़्यादा मात्रा में आपको समझ में आती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है और वो अगर उस वक्त में स्मोकिंग कर रही है, तो प्रेगनेंसी के वक्त में जो स्मोकिंग आप करते हैं या करती हैं उसके चलते आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के जो है खतरे वो बढ़ जाते हैं। स्टिल बर्थ और डेथ वगैरह जो है इसके चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपको सर्विक्स का जो कैंसर वगैरह जो है वो होने का खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका असर जो है आपके ऊपर तो खैर हो ही रहा है, आपके वो बच्चे जो होने वाले हैं जिनको आप कंसीव करेंगे उनके ऊपर भी जो है आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो फोटोग्राफ है वो बहुत सही तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी चीज़ को जो है कैप्चर करती है। हालांकि ऐसा नहीं कि आपने धुआं लिया तो डायरेक्ट आपकी बेबी तक जा रहा है, वो पूरा आपका जो निकोटिन है ब्लड में मिलेगा, वो ब्लड जो है वो फॉइटस तक जाएगा, वो सब बायोलॉजिकल एक्टिविटी में नहीं जा रहा, मगर एक संदेश
संदेश देने के रिस्पेक्ट में ये फोटोग्राफ जो है बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर चीज़ को समझाती है कि जब आप गर्भस्थ हैं, जब आप प्रेग्नेंट हैं और उस वक्त में अगर आप इस तरीके से धुआं वगैरह ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके बच्चे के ऊपर, आपको जो नुकसान पहुंचाएगा मगर आपके बच्चे के ऊपर भी जो है नुकसान करेगा। अब ये जो है बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं क्राइम मान सकते हैं, इसको सिन मान सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है आप स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, मगर क्योंकि वो आपने उसे कंसीव किया है और आपके चलते अगर उसको कुछ डिफॉर्मेशन या डिफेक्शंस हो गए तो जिंदगी भर वो उस पर्टिकुलर चीज का जो है बोझ ढोएगा जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं था, जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तो इस तरीके की चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन मैटर्स को सेंसिटिव बना देती हैं और काफी ज्यादा जो है तकलीफदायक जो है इसके रिजल्ट या कंसिक्वेंसेस निकल कर आते हैं। आप भर के लिए निकल कर आते हो ऐसा भी नहीं है, आपके चलते कोई और जो है जिसकी कोई गलती ना है वो सफर करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज अमंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब इतनी सारी बातें अपन ने कर ली कि ये सारे नाटक हो सकते हैं अगर ये जो सारे के सारे सब्सटेंस अब्यूज वगैरह किए जा रहे हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर कोई ये सारी चीज़ों की तरफ ड्रैग कर गया तो वो बताएगा तो है नहीं। खासतौर पर एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में तो चीज़ें और ज़्यादा जो है छुपाने की कोशिश की जाती हैं, सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो आखिर हम लोग कैसे पता करें कि भैया कोई व्यक्ति अगर जो है वो अल्कोहल वगैरह का अब्यूज कर रहा है, सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, तो आखिर वो क्या सिम्टम्स हैं जिसकी मदद से ये जो बच्चे हैं, और बच्चे से मेरा मतलब एडोलेसेंस की बात मैं कर रहा हूँ, 15, 16, 17 साल के होते हैं वो बच्चे ही हैं, बस वो एडोलेसेंट की कैटेगरी में जो है आ जाते हैं। तो ये जो एडोलेसेंट की एज के बच्चे हैं, आखिर इन लोगों में कैसे पता किया जाए कि इनको शराब की लत लग रही है या लत लग गई है, या फिर ये करने लगे हैं सारी चीज़ें, या फिर आपका स्मोक कर रहे हैं, या फिर सब्सटेंस अब्यूज वगैरह कर रहे हैं, सब क्या वो तरीके हैं उनके बिहेवियर को स्टडी कर जिससे आपको ये बातें समझ में आए। तो जो आपके सिम्टम्स वगैरह होते हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो अल्कोहल या टोबैको अब्यूज के रिस्पेक्ट में, पहला तो ये है कि डिप्रेशन वगैरह जो है उनमें आपको वो दिखने लगता है, ये डिप्रेस फील करने लगते हैं, अपने आप में होपलेस महसूस करने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं, इस तरीके की हरकतें जो है ये करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, माँ बाप के साथ में जो है लड़ाई झगड़े और बदतमीजी होता रहना, एकदम से रोने लगना, एकदम से गुस्से में आना, ये सब सारी चीजें जो है निशानी है कि कुछ गड़बड़ चल रही है बच्चे के साथ में। कई बार आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हो, दूसरों की बिल्कुल परवाह करना बंद कर देते हो। फ्रीक्वेंट एब्सेंट माइंडेडनेस, आप एकदम से जो है कहीं और किसी दुनिया में निकल जाते हैं, कोई आदमी बात कर रहा है आपसे, आप एकदम कहीं और खो गए, क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में कुछ और चल रहा है, कुछ और जो है आपके दिमाग में चल रहा है, आप अपनी दुनिया में जो है अलग हीरो बने हुए हैं, कहीं पे कैप्टन अमेरिका बनकर न्यूयॉर्क बचा रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, वहाँ पे पता चला कि मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो आप एकदम एब्सेंट माइंडेड है, आपका दिमाग कहीं और ही चला गया, कुछ और ही सिनेरियोज वगैरह बना रहा है, और ये लगातार हो रहा है, एक आध बार दो बार नहीं, रोज का काम हो गया, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। मनी और वैल्यूएबल डिसअपियर फ्रॉम होम, ये एक बड़ा कॉमन तरीका है जिसकी मदद से जो है आपको समझ में आता है मनी या तो आपके घर से अब लगातार पैसा वगैरह इधर उधर से गायब हो रहा है जो जनरली पहले नहीं होता था, या फिर कोई कीमती सामान है जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है मनी में, जिसको बेचकर जो है पैसे वगैरह लिए जा सकते हैं उसके एवज में, तो वो चीजें जो है अब इधर उधर गायब होती हुई आपको समझ में आ रही हैं। इरिटेबिलिटी एंड एग्रेसिवनेस, वायलेंट बिहेवियर, बहुत कॉमन सिम्टम है, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर जो है चिढ़ जाना, बहुत जरा सी बातों के ऊपर जो है एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना, वायलेंट बिहेवियर दिखाना, हाथ उठाने लगना किसी के ऊपर, चीजें इधर उधर फेंकना, इस तरीके के जो अगर एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं तो फिर ये भी एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि कुछ बड़ी गड़बड़ जो है चल रही है। इसके बाद आपके डिसलाइनिंग ग्रेड्स वगैरह, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, उसके नतीजे निकल के आ रहे हैं, रिजल्ट वगैरह जो है लगातार खराब होता चला जा रहा है। इंपॉर्टेंट रूटीन एक्टिविटीज सच एज होमवर्क एंड स्पोर्ट्स गेटिंग अफेक्टेड, ना आप खेलने कूदने जा रहे हो या फिर अगर जा रहे हो तो उतना मन नहीं लग रहा, उसमें जो है असर दिख रहा है। होमवर्क वगैरह आपका अच्छे से पूरा नहीं हो रहा, करने में मन नहीं लगता, ये सारी चीजें जो इफेक्ट हो रही हैं। नए तरीके के आपके जो दोस्त बनने लगे हैं, पुराने दोस्तों के साथ उतना उठना बैठना नहीं है, एक नया फ्रेंड सर्कल बन रहा है, और दोस्त और इन सब के बारे में अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताना। एन अर्ज टू ड्रिंक ऑन अ डेली बेसिस, अब रोज रोज जो है अगर अल्कोहल वगैरह की बात की जाए तो आपके अंदर एक अर्ज आ रही है कि यार आज थोड़ा सा मिल जाए, एक पैक जो है वो मिल जाए, थोड़ी सी मात्रा में जो अल्कोहल मिल जाए, रोज जो पीने की इच्छा है डेली बेसिस पर ये उठने लगती है आपके अंदर। अवॉइडिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, स्पेंडिंग मोर टाइम अलोन इन ऑर्डर टू कंज्यूम ड्रग्स और अल्कोहल्स, अपने घर परिवार से आप जितना हो सके आप बचने की कोशिश करते हो, और जितना हो सके आप चाहते हो कि आपको अकेला वक्त मिले तो आप उसमें ड्रग्स या फिर अल्कोहल्स वगैरह जो है वो लेकर उसके असर को एंजॉय कर सकें। टेकिंग रिस्क इंक्लूडिंग ड्राइविंग रैशली एज वेल एज हैविंग रिस्की बिहेवियर, अब कई बार जो है इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती है कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर अननेसेसरीली जो है बिना मतलब का रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है, बिना मतलब में तेज गाड़ी चलाना है सिर्फ दिखाने के लिए कि आप कूल हो या शो ऑफ, इस तरीके की चीजें करना इरैशनल बिहेवियर वगैरह जो है सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। रिस्की बिहेवियर जो है वो आपको शो होता हुआ समझ में आता है। तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं
अब ये सारे के सारे आपके सिम्टम्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं जब कोई बच्चा सब्सटेंस अब्यूज के चक्कर में पड़ रहा होता है, पड़ गया होता है, लत लग रही होती है, और इनिशियल जो 3-4 सालों का फेज है या 5 सालों का फेज है उसके वक्त में जो है सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहां तक अपन ने बात कर ली। अब हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजूहत हैं जिसके चलते अल्कोहल कंजम्पशन और सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जो आपके ये यंगस्टर्स वगैरह हैं ये एकदम से खींचे चले जाते हैं, या फिर ये इसमें जो है इतना आसानी से पड़ जाते हैं। क्या वो रीजंस हैं, क्या वो वजूहत हैं, क्या वो कारण हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके चलते वो ये सारी चीजें करने लगते हैं। अब थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे, चलें देखते हैं इसे। तो ये जो रीज़न्स वगैरह हैं जिसके चलते आपके एडोलेसेंट की एज में खास तौर पे बच्चे अल्कोहल की कंजम्पशन की तरफ या सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बातचीत करनी है। टीनेजर्स में खास तौर पे क्योंकि बदलाव इस तरीके से आ रहे होते हैं, आपके अंदर एक अहम का भाव आता है, आपको अपने आप को साबित करना होता है समाज के सामने। आपकी फ्रेंड्स का जो आपका सर्कल होता है उसमें आप चाहते हैं कि आपको जो है मान मिले, आप चाहते हैं आपको एक एक्सेप्टेंस मिले और उसके लोग जो है आपको एडमायर करें। उस सारी चीज़ों के लिए कई बार आप इस तरीके की चीज़ों की तरफ जो है खींचे चले जाते हैं। कई सारे टीनेजर्स खास तौर पे बिलीव करते हैं कि अगर आप अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी मदद से आप अपने जो पीर्स हैं, अपने जो साथी हैं, उनके बीच में एक्सेप्टेंस और एडमायरेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल्स वगैरह जो हैं उनमें फिट इन हो सकते हैं, और ये एक तरीका हो सकता है दुनिया के सामने ये शो करने का कि भाई आप ग्रो अप कर चुके हैं, आप बड़े हो चुके हैं। स्टडीज़ वगैरह से ये भी समझ में आया है कि कई सारे जो एडोलेसेंट के एज के जो बच्चे होते हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ इसलिए भी शुरू करते हैं क्योंकि कई बार आपको आपके फ्रेंड्स या फिर पीर ग्रुप जो है उससे प्रेशर वगैरह देखने के लिए मिलता है। लोग बोलते हैं कि एक बार करके देख ले, करने में क्या है, जिंदगी तो आप एक ही बार जीते हो, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। अरे आर यू नॉट यार भाई आपके साथ में क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं करके देख रहे हो। इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपके ऊपर जो है ये पीर प्रेशर वगैरह जो है लाया जाता है। आप क्या मतलब क्या दूध पीते हुए बच्चे हैं इस तरीके की या क्यों नहीं कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें। ये सब कुछ करके जो आपका पीर प्रेशर रहता है, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और वो प्रेशर वगैरह के चलते फिर लोगों को दिखाने के लिए कि यार आप मेरी हंसी मत उड़ाओ और ये सारी चीज़ें, उसके चलते भी लोग बाग जो हैं सारी चीज़ों में पड़ते हैं। कई बार ये होता है कि अगर ये है कई बार ये कि चलो ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ करके, आप मेरे को बच्चा समझ रहे हो, मैं बच्चा नहीं हूँ, इस तरीके की चीज़ें। तो ये पीर प्रेशर का जो ग्रुप है कहीं ना कहीं आपसे इस तरीके की चीज़ों को करवाता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है होती हुई समझ में आती हैं। कई चिल्ड्रन जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ में इसलिए शामिल हो जाते हैं, सम चिल्ड्रन इंडल्ज इन सब्सटेंस अब्यूज़ टू शो देयर एंगर और अ वे ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट देयर पेरेंट्स और सोसाइटल नॉर्म्स। तो कई सारे लोग इसलिए सारी चीज़ें करने लगते हैं कि देखो मैं तो समाज के नियम कायदों को नहीं मानता है, मैं रेबेल और ये और वो। अपने माता पिता जो है उनके ऊपर अगर रोक टोक बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो उनकी रोक टोक वगैरह के खिलाफ एक रेबेलियन के तौर पर जो है वो इस सारी चीज़ों को करने लगते हैं। तो कई सारे बच्चे जो है फिर इस तरीके की सब्सटेंस अब्यूज़ में इसलिए भी जो है शामिल हो जाते हैं कि पेरेंटल या फिर सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह के खिलाफ उन्हें सो कॉल्ड कोट अनकोट खड़ा होकर बताना है, अपनी जो है बगावत कर देनी है, बागी बन जाना है, इस तरीके की चीज़ें। फॉर मैनी इट्स ड्यू टू क्यूरियोसिटी, समटाइम्स इट इज डन टू एक्सप्लोर द अननोन बिहेवियर, नो मैटर वॉट एवर द रीजंस आर। सब्सटेंस मिसयूज इज नॉट वेरी हेल्दी एंड इज डेंजरस। कई सारे लोग जो है क्यूरियोसिटी वाइज भी करते हैं, कईयों में कौतूहल होता है कि यार क्यों लोग इतना ज़्यादा जो है इसमें लगे हुए हैं, क्या मज़ा आता है, कि क्या चीज़ इससे ऐसी मिल जाती है जो इन लोगों को इतना जो है इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा क्या है इसमें खास। तो यार चलो अपन भी जो है एक बार कर देखते हैं। ये जो कौतूहल होता है कई बार आपसे इस तरीके की चीज़ें कराता है। कई बार जो है अननोन तरीके के बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक बार कर तो देखा जाए क्या मिलता है, इसमें मज़ा क्या आता है, देखते हैं यार ये लोग इस तरीके से क्यों बिहेव करने लगते हैं, अपन भी करके देखते हैं। इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस है इसके चलते कई बार जो है आप इस तरीके की चीज़ों में पढ़ना शुरू करते हैं। पॉइंट ये है कहने का कि डजंट मैटर कि आप भैया क्या वजूहात के चलते, क्या रीजंस के चलते, किन दोस्तों को इंप्रेस करने के चक्कर में, या किन दोस्तों की मतलब आपका अगर आप लगातार वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो उसके चलते डिप्रेस होके किस वजह से जो है आपने सारी काम किए मैटर नहीं करता। मगर अगर आप इस सब चीज़ों में पढ़ेंगे तो इस बात को याद रखिए कि इनका जो सब्सटेंस मिसयूज़ है ये बहुत नुकसानदायक है, सेहत को जो है कचरा कर देगा, और साथ ही साथ ये डेंजरस होता है, ये बहुत नुकसान करेगा, ये बहुत ज़्यादा जो है कंसिक्वेंसेस अपने साथ में लेकर आता है। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उसके बारे में अपन लोग देख लेते हैं, और किस तरह से वो आपके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं वो भी देखते हैं। ग्रेटर डिफिकल्टी इन फोकसिंग एंड पेइंग अटेंशन, बहुत तकलीफ होती है और उसके बाद में फोकस नहीं करते बनता और अटेंशन पे नहीं करते बनता। जब तक फिर आपकी तलब पूरी नहीं होगी आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। आप सपोज कर लें 16, 17, 18 आपकी उम्र है, तलब आपको लग रही है, लत आपको लग चुकी है, उसके बिना फोकस नहीं कर पा रहे
हो, ना कॉलेज में मन लग रहा है, ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस हो रही हैं, ना आपका जो है करियर वगैरह के को लेकर आप सीरियस फोकस हो पा रहे हो, बहुत परेशानियां आ रही हैं, इस तरीके की चीजें जो है आपके साथ में होने लगी हैं, तो बहुत ज्यादा तकलीफ या डिफिकल्टी होने लगती है फोकस करने में और अटेंशन वगैरह पे करने में। स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में परफॉर्मेंस बुरी तरह से आपका इंपैक्ट होता चला जाता है, पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो। डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि फिर कई बार लगता है कि आदमी क्या कर ले क्या ना कर ले। कई बार इसके चलते जो है यूथ सुसाइड वगैरह की तरफ जो है जाने लगते हैं, क्योंकि एंजाइटी बर्दाश्त नहीं होती। डिप्रेशन में नेगेटिविटी के अलावा दिमाग में सुबह उठने पर पहला विचार नेगेटिव और सोने तक आखिरी विचार नेगेटिव। नेगेटिविटी के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है, मुंह बंद है, आदमी कुछ बोल नहीं रहा है, चुप है, मगर अंदर जो है एक तूफान मचा हुआ है और वो अंदर ही अंदर जो विचार चल रहे हैं वो खा जाते हैं। इस तरीके की चीजें जो हैं वो हो रही हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अननेचुरल डेथ्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। मैं सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूं, मगर अननेचुरल डेथ जो है वो आपको देखने को मिलती है कि लोग बाग जो हैं मोटर व्हीकल्स वगैरह के एक्सीडेंट में जो है आपका चले जाते हैं, ड्रंकन ड्राइविंग में। कई बार जो है लड़ाई झगड़े इस तरह से हो जाते हैं और इतना आदमी वायलेंट होता है कि बहुत ज्यादा किसी के ऊपर अटैक वगैरह कर दे और उसके चलते जान चली जाए। इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। क्राइम्स वगैरह में जो है इंडल्ज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े करने का मन करने लगता है, स्टीलिंग, फाइटिंग, इस तरीके की चीजें जो है आदमी उसमें पड़ने लगता है। सुसाइडल टेंडेंसीज जो है वो काफी ज्यादा हायर हो जाती हैं। चिल्ड्रन जो एडोलेसेंट एज में होते हैं उनमें जो ड्रिंक वगैरह करते हैं या सब्सटेंस मिसयूज में जो है लगे रहते हैं, लगता है जिंदगी में कुछ नहीं रखा, जीवन जो है बहुत लंबा जी लिया, बहुत बोझ हो गया है, बहुत भारी हो गया, अब खत्म करो, और इस तरीके की चीजें जो हैं अजीब अजीब से मतलब थॉट्स आते रहते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ने लगती हैं और ये सारे नाटक जो हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत एक्सट्रीम कदमों की तरफ जो है लेकर जाते हैं। इनफैक्ट कई सारे आपके जो मिथ्स और फैक्ट्स हैं सब्सटेंस अब्यूज के, अगर हम उनका कंपैरिजन करेंगे तो उसकी मदद से जो है हमको ये फैक्टर्स वगैरह इनको ज्यादा अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो क्या मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं एक बार। एक तरफ आपके मिथ लिखे हुए हैं, एक तरफ आपके फैक्ट लिखे हुए हैं। इनको पढ़ते चलेंगे तो कंपैरेटिव जो एक अंडरस्टैंडिंग है सब्सटेंस अब्यूज के भयानक कंसिक्वेंसेस को ज्यादा बेटर तरीके से समझने में हमारी मदद करेगी। पहला जो मिथ है वो ये है कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक कोई भी ड्रग जो है उसको एक बार लेकर देखते हैं, उसके बाद रुक जाएंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ये एक बड़ा कॉमन सा मिथ है। एक बार कर देखो, जिंदगी एक ही बार मिलती है, सब ट्राई करना चाहिए। इस तरीके की बातें हैं कि आपको क्या दिक्कत है, एक बार एक कश लेकर देखने में क्या जा रहा है, एक सिगरेट फूकर देखते हैं, एक बार एक ड्रिंक लेकर देखते हैं, इस तरीके की चीजें जो एक बार एक ड्रग्स लेकर देखते हैं। अब ये तो खैर मिथ है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, एक बार में कोई लत नहीं लगती, हम जो है दूसरी बार इसका सेवन नहीं करेंगे। फैक्ट यह है कि ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग एडिक्ट स्टार्ट बाय ट्राइंग जस्ट वंस द ड्रग इज टेकन द यूजर इज ऑलवेज एमिनिएबल टू फर्दर ड्रग इनटेक व्हिच बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर हैबिट। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि आपने बोला एक बार लेकर देखने में क्या जा रहा है, करके देख लेते हैं, क्या इसके बाद नहीं करेंगे। हर आदमी जिसको आज की तारीख में ड्रग का एडिक्शन है, जिसको आपको जो है कई सारे आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ रहा है, जो अपनी जिंदगियों को जो है नर्क बना रहे हैं इन सारे ड्रग अब्यूज के चलते, वो सब के सब कभी ना कभी इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू किए थे कि यार एक बार लेकर देखने में क्या जा रहा है। होता क्या है कि जब एक बार ड्रग आपके अंदर चला गया, उसके चलते अब आपको एक बार समझ में आ गया कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। बाद में फिर कभी मौका मिला, सामने वाले ने बोला कि ड्रिंक लोगे या फिर या गुटखा खाना चाहते हो या फिर सिगरेट का एक कश लोगे क्या, आपको क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है और आप जानते हो इससे होता क्या है, सेकेंड टाइम आप ज्यादा एमिनिएबल हो उस चीज को फिर से करने के लिए, फर्दर जो है उस चीज में अपने आप को इंडल्ज करने के लिए। और यहीं से जो है धीरे धीरे हैबिट पड़ती है। ये हैबिट जो है फिर लत बनती है, लत से ऑब्सेशन बनते हैं, ऑब्सेशन से और 50 तरीके की चीजें बनती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। होते होते आदमी या तो खुद का हार्म करता है, समाज का हार्म करता है, फैमिली का हार्म करता है, नहीं तो रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंच जाता है या फिर जेल पहुंच जाता है क्राइम वगैरह के चलते। इस तरीके के नाटक जो है यहां से शुरू होते हैं और सारी कहानी एक बार कर देखते हैं ना क्या जा रहा है, वहीं से शुरू होती है और भयानक नतीजे और कंसिक्वेंसेस जो है उसकी तरफ आपको लेकर जाती है। दूसरा जो मिथ है वो यह है कि ड्रग इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड मेक्स द यूजर मोर इमेजिनेटिव। ये बहुत कॉमन जो है आज की तारीख में, बहुत ज्यादा कॉमन जो है आज की तारीख में मिथ है कि अगर आप ड्रग्स लेते हो, खास तौर पे अगर आप वीड वगैरह लेते हो या फिर अगर आप हैश वगैरह लेते हो, हशीश वगैरह लेते हो, इससे होता क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, फोकस अच्छा हो जाता है, अच्छे स्टूडेंट वगैरह आप बन जाते हैं। इस तरीके की चीजें हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और यूजर जो है ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाता है। खास तौर पे आर्ट्स वगैरह के जो आपके जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, दिल्ली में कुछ खास इंस्टीट्यूशंस हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ खास इंस्टीट्यूशंस हैं जो लिटरेचर या फिर आर्ट्स वगैरह के ऊपर या परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर बहुत फोकस करते
करते हैं, वहां एक बड़ा ट्रेंड सा बना हुआ है कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, इससे बड़ी क्रिएटिविटी बनती है। तो बकायदा वो एक झोला टांग रखा है उन्होंने, और एक आपका लंबा सा जो है एक उन्होंने कुर्ता पहन रखा है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, चश्मा लगा रखा है बड़ा सा, और वो सिगरेट पी रहे हैं, इस तरीके की चीजें, या फिर वो आपका वीड ले रहे हैं, और ये दिखाने के लिए कि ये तो जो है इंटेलेक्चुअल की निशानी होती है, तो बड़ा क्रिएटिव बनाता है इस तरीके की। ये बहुत कॉमन जो है, आपको बहुत कॉमन किस्म का मिथ आपको देखने को मिलता है इसका। मगर अगर फैक्ट आप जाओगे तो भैया वो ये है कि ड्रग एडिक्ट जो है वो क्लैरिटी खो देते हैं कई बार। आपकी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स की जो शार्पनेस है वो डल पड़ती चली जाती है, आपके जो सोचने की जो तीक्ष्णता जो है, धार जो है वो कुंद पड़ती चली जाती है, आप अपनी क्लैरिटी जो है थॉट्स में खो देते हैं। कई बार वक्त के साथ में होते 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 आप इनकोहेरेंट हो जाते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता के ऊपर बहुत बुरा असर जो है इसका देखने के लिए मिलता है, बहुत बुरा असर जो है इसका पड़ता है। तीसरा जो मिथ है वो यह है कि ड्रग्स के चलते आपकी सोचने का जो आपकी थिंकिंग है वो शार्पन होती है और आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। बहुत गलत किस्म का जो है ये आपका मिथ है। ड्रग्स के चलते आप में सिर्फ डलनेस आती है और ये बहुत एडवर्सली आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है शरीर की और दिमाग की उनको असर में करता है, उनके ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। मिथ अगला जो मिथ है वो ये है कि विल पावर अलोन कैन हेल्प अ ड्रग एडिक्ट टू स्टॉप टेकिंग ड्रग्स। अब ये कई लोग मानते हैं कि आज मैंने कसम खा ली, प्रण ले लिया कि अब मैं ड्रग्स जो है छोड़ दूंगा, मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है और मैं अब नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, मगर जनरल बात करी जाए तो विल पावर अकेली, अब आपने इतने दिनों तक अपने शरीर को आदत डाल दी कि जब तक खून में निकोटिन नहीं जाएगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे। कई लोग जो है पॉट स्मोक करते हैं, कई लोग जो है अलग अलग चीजें करते हैं। इतने दिनों में शरीर को एक आदत डलवा दी, मन को एक आदत डलवा दी कि जब तक खून में निकोटिन नहीं मिलेगा जिंदगी में कोई काम होना नहीं है। अब एकदम से एक दिन आप आउट ऑफ नोवेयर आके बोलते हो कि नहीं मैं तो बंद कर रहा हूं, मैं तो अब ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं, और विल पावर अकेली जो है इसकी मदद से जो है मैं इसको रोक दूंगा। कई लोगों के मन में ये पर्टिकुलर जो है मिथ पड़ा रहता है। पॉइंट ये है कि ये जरूरी जरूर है कि विल पावर आपके अंदर स्ट्रांग होना चाहिए, मगर अकेले इससे काम नहीं बनेगा। इसके अलावा आपको फैमिली का प्यार और उसका सपोर्ट भी चाहिए, दोस्तों का जो है उनका भी सपोर्ट वगैरह इसके लिए चाहिए, मोटिवेशन प्रोत्साहन भी चाहिए, एंड मेडिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है कई बार कि आप इस तरीके के ड्रग एडिक्शन से बाहर निकल कर आ जाओ। अब जैसे शरीर को आदत डल गई है निकोटिन लेने की, तो फिर कई बार इसके तरीके होते हैं कि आपको हार्मलेस तरीके से जो है धीरे धीरे निकोटिन दिया जाए और वक्त के साथ में धीरे धीरे निकोटिन की मात्रा को कम किया जाए। जैसे आप सिगरेट के चलते निकोटिन बॉडी में जा रहा है और आपको उतने निकोटिन की आदत पड़ गई है, नहीं मिलेगा तो आप पागल होने लगते हो, चीजें दिख रही हैं, तो फिर उसकी जगह आपको च्युइंगम दी जाती है निकोटिन वाली कि चबाओ भैया, इससे बॉडी के अंदर निकोटिन उतारो, कम से कम धुएं की मदद से नहीं जाएगा। फिर वो च्युइंगम में निकोटिन की मात्रा को कम किया जाता है, करते 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 आपके दिमाग को जब या फिर शरीर को आदत पड़ जाती है कि च्युइंगम चबाने से निकोटिन मिल रहा है और धीरे धीरे उसको कम किया जा रहा है, तो वो पकड़ नहीं पाता फिर कि ये कब जो है इसमें निकोटिन की मात्रा कम होने लगी और कब वो जो है बिना निकोटिन की च्युइंगम आप चबा रहे हो। वो चबाने की एक्टिविटी से जो है उस तरीके से आपकी केमिस्ट्री और आपकी पूरी जो बायोलॉजी है वो फंक्शन करने लगती है और धीरे धीरे फिर उसको एडिक्शन जो है निकाला जाता है। और भी इस तरीके के तरीके होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाले जाते हो जब आप, तो फिर काफी सारी चीजें होती हैं। तो कई सारे मेथड्स लगते हैं, अकेला सिर्फ आपने प्रण ले लिया कि अब ऐसा नहीं करूंगा, भीष्म प्रतिज्ञा है और हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शंस होते हैं, एक दो एक्सेप्शंस आपको मिल जाए तो मिल जाए, मगर जनरली इस तरीके की चीजें होती नहीं है। आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो हैं मिथ्स वगैरह हैं। अगला जो मिथ है वो है कि अल्कोहल हेल्प्स पीपल फॉरगेट देयर प्रॉब्लम्स। अब ये एक बहुत कॉमन तरीका है, ये बहुत कॉमन जो है आपका मिथ है कि आपने अगर अल्कोहल पिया है या शराब वगैरह आप ले रहे हैं तो उससे आपकी प्रॉब्लम चली जाती है। इस पे ऐसे ऐसे गाने बने हुए हैं, उसने जो है और ज्यादा इसको कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट किया इस तरीके के मिथ को कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इस तरीके के जो बेवकूफियाना भरे गाने बने हैं, इसके चलते भी लोगों के दिमाग में बात बैठी है कि नहीं ये जो ड्रिंक वगैरह है इससे आपको यार दुख तकलीफ है, हम भूल जाते हो, ब्रेकअप हो गया है, किसी ने अगर कोई आपको सफलता नहीं मिली है, कोई तकलीफ है, इस तरीके की चीजों में जो है अगर आप ड्रिंक करते हो तो इसका फायदा आपको मिलता है, आप अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हो। इसका अपोजिट जो है वो बहुत ज्यादा सच है, मिथ है, मगर ये इसका जो अपोजिट अगर आप फैक्ट पर जाओगे तो वो है कि वेरी ऑफन द अपोजिट इज फाउंड टू बी ट्रू। कि कई बार होता यह है कि आप ऐसी चीजें जो भूल चुके होते हो इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में जो है आपको वो तक याद आने लगती हैं और इसके चलते आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स वगैरह जो है इसमें सिर्फ बढ़ावा ही होगा, आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो बढ़ते हैं। हो सकता है कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी तकलीफ निकल कर आ जाए, पहले से जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी उसमें और आपने जो है एक तरीके से और तड़का लगा दिया उस पुराने प्रॉब्लम का और वो जो है और आपको परेशान करने लगी। अब दिमाग को एक बार स्टिमुलेट करके कोई चीज याद दिला दी तो दिमाग रह रहा है कि आपको याद दिलाएगा। वो चीजें जो दिमाग भूल चुका था, जिनसे परेशानी होती थी, वो तक आपको याद आ जाएंगी और उसके भी चलते जो है नुकसान वगैरह होते हैं, परेशानियां समझ में आती हैं। अगला कि ड्रग यूज मेक्स वन कूल एंड बेटर एक्सेप्टेड बाय पीयर्स एंड द क्लासमेट्स। अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो या सिगरेट के छल्ले बना रहे हैं या फिर आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, इस तरीके की हरकतें अगर आप कर रहे हैं तो इसके चलते आपके दोस्त और आपके क्लासमेट्स आपको
ज़्यादा अच्छे से जो है एक्सेप्ट करेंगे। ये एक बहुत कॉमन मिथ है। शुरू में ये होता है कि इसका जो फैक्ट है वो ये है कि इन द बिगनिंग इट मे बी सीन दैट द यूज ऑफ ड्रग हेल्प्स इन विनिंग मोर फ्रेंड्स, बट दिस इज अ मिथ एज दीज पीपल आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स और वेल विशर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका ग्रुप बन रहा है कि भाई है तू मेरा और ये है वो है, अरे क्या बात है, तू यार 2 सिगरेट फूक लेता है एक वक्त में, तू कबीर सिंह बन गया है, तू छल्ले निकाल देता है, इस तरीके की जो हरकतें वगैरह करने वाले जो लोग होते हैं वो कभी आपके सही दोस्त होते नहीं हैं। ये शुरू में हो सकता है आपको एक्सेप्टेंस दिखाएं और बहुत आपको जो है चने के झाड़ पे चढ़ा दें, बट पॉइंट इज कि इस तरीके के लोग जो हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, वो वेल विशर्स नहीं होते, वो दोस्त बनाने लायक भी नहीं होते हैं, वो दोस्त नहीं कहला सकते। फर्दर मोर ओवर अ टाइम ड्रग डिपेंडेंस मेक्स वन अ सोशल एंड आइसोलेटेड या फिर एंटी सोशल एंड आइसोलेटेड। कई बार क्या होता है कि अब ये दोस्ती यारी रहे ना रहे, कॉलेज स्कूल जो खत्म होता है ये लोग वैनिश हो जाते हैं, मगर अब ये जो आदतें डलवा जाते हैं कहीं ना कहीं वो आपको बहुत नुकसान देती हैं। ये आपके एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ड्रग अब्यूज या जो आदतें आपको पड़ गई हैं इसके चलते आदमी एंटी सोशल होता है, आइसोलेटेड होता है, लोगों से बचना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं होने लगती हैं। लास्ट जो आपका मिथ है वो है कि इनहेलेंट वगैरह जो है बेसिकली हार्मलेस होते हैं। इनहेलेंट वगैरह जो होते हैं ये बेसिकली हार्मलेस होते हैं, इवन दो पीपल मेक अ बिग डील अबाउट देम, यानी कि कोई चीज़ अगर आप इनहेल कर रहे हो तो उससे कोई खास नुकसान नहीं होता, और लोग बाग जो है इस चीज़ को लेके बिना मतलब में जो है शोर शराबा करते हैं, बिना मतलब में एक इशू बनाते हैं। अब कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जाता है, जैसे मगर अगर आप उनकी मदद से भी जो है नशा वगैरह कर सकते हैं। कई लोग पेट्रोल से नशा करते हैं, कई लोग आपका एडेसिव्स वगैरह आते हैं उनको पॉलीथीन के आगे वाले हिस्से पे लगा के बांध लेते हैं, उससे नशा करते हैं। तो कई सारी अजीब अजीब चीज़ें जो हैं लोग उनकी मदद से आपका नशा वगैरह करते हैं। कई सारे जो हैं आपके इनहेलेंट्स वगैरह जो हैं उसकी मदद से सारी की सारी चीज़ें करते हैं, और इनका मानना होता है या फिर एक कॉमन मिथ होता है कि यार इससे कोई नुकसान नहीं होता, धुआं थोड़ी ना कर रहे हैं, तंबाकू थोड़ी ना ले रहे हैं, इनहेल ही तो कर रहे हैं इन चीज़ों को। इनहेलेंट्स वगैरह से जो है जनरली इनसे कोई नुकसान नहीं होता, लोग बिना मतलब में इसका बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं, बहुत बड़ी एक फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। फैक्ट यह है कि इनहेलेंट्स वगैरह जो हैं जैसे थिनर्स वगैरह हो गए, ग्लू हो गया, क्लीनिंग फ्लूइड्स वगैरह हो गए, इन सब के चलते आपके कई सारे ऑर्गन्स वगैरह को परमानेंट डैमेज होता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपका कई सारे ऐसे लोग जो हैं आपका पॉलिश वगैरह से नशा करने लगते हैं। कई सारे लोग जो हैं आपका अगर अल्कोहल आपको नहीं मिल रहा है तो कफ सिरप वगैरह जो पूरी की पूरी बॉटल गटक जाते हैं। इस तरीके की चीजें जो हैं ये सब क्योंकि इनके किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए इनको बनाया गया था। आप नशे के लिए इस्तेमाल करने लग गए और आपको एक जो है उससे थोड़ा बहुत कुछ वक्त के लिए हाई मिल रहा है, वो सारी चीजें समझ में आती हैं, मगर इनका इस्तेमाल कुछ और था, कुछ और पर्पज के लिए इनको बनाया गया था। इसमें कुछ और भी सब्सटेंसेस और केमिकल्स वगैरह डाले गए हैं, और उसके चलते होगा ये कि आपके कई सारे ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गई, इनके ऊपर अगर एक परमानेंट डैमेज उनके दूसरी चीजों के चलते आ गया तो फिर बहुत नुकसान होगा। जो नशा आपको एडिक्टिव बना रहा है वो तो बना ही रहा है, मगर इसके बाद जो दूसरी चीजें होंगी वो खा जाएंगी। दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल एंड कैन कॉज बर्न्स इफ मैचेस आर लिट नियर बाय। इसके अलावा इस तरीके की जो चीजें हैं, थिनर्स हो गए, ग्लू हो गए, क्लीनिंग फ्लूइड्स हो गए, इस तरीके ये सारी चीजों के चलते अगर आप ये नशा वशा कर रहे हो, बाकी सारी हरकतें कर रहे हो, इनमें बहुत जल्दी आग भी लगती है, ज्वलनशील होते हैं, बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। तो अगर आसपास कहीं पे कुछ माचिस वाचिस पड़ी है या कोई स्पार्क वगैरह लगी तो पता चला उससे आग लग गई और उससे कहीं आपके 3rd डिग्री बर्न्स या 2nd डिग्री बर्न्स हो गया, उसके चलते और नुकसान हो गया, आदमी की जान चली गई, या फिर अगर नहीं गई तो इस तरीके की स्थिति हो गई कि जिंदा जो है वो मरे से बदतर स्थिति में आ गया। इस तरीके की जो इश्यूज वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मिथ्स और फैक्ट्स वगैरह जो हैं ये कहीं ना कहीं अपने को ध्यान में रखने हैं, और ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर दिमाग में उतार लेना है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये चीज़ें नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। और इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा केस स्टडीज़ वगैरह देखते हैं, इसकी मदद से इस बात को और ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे और अच्छे से जो ये चीज़ हमको क्लियर हो पाएगी। तो एक केस स्टडी वगैरह जो है इसकी मदद से हम लोग इसको और अच्छे से जो है समझने की कोशिश करते हैं। चलें देखते हैं सर। तो ये जो केस स्टडी है इसको ज़रा देखते हैं। 3 दोस्त हैं, इनका नाम है मनी, आदिल एंड रॉनी। ये तीनों एक मैरिज पार्टी में मिलते हैं। अब मनी और रॉनी जो है वो ड्रिंक करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन वगैरह जो हो रहा है यहाँ पर इसके चलते वो बोलते हैं चलो यार ड्रिंक वगैरह करते हैं, सेलिब्रेट करेंगे। अब वो साथ ही साथ अपने जो आदिल है उसको कंपेल करते हैं कि तू भी अब आया हुआ है तो भाई ड्रिंक वगैरह लेना साथ में, इतने अरसे बाद मिले अपन तीनों दोस्त और ये सारी चीज़ें। अब आदिल जो है उसने कभी पहले ड्रिंक वगैरह नहीं किया है, मगर वो कंपेल किया जा रहा है मनी और रॉनी के द्वारा कि भाई तुम भी हमें ज्वाइन करो। अब वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई दोस्ती की खातिर यार पीना तो पड़ेगी, ऐसा नहीं चलता, ये थोड़ा बहुत
बहुत तो आपको लेना पड़ेगा। तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि अब वो उसको फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप उसको बोल रहे हैं कि भैया तुम भी ज्वाइन करो। अब आदिल जो है इस वक्त बड़ी ऊहा-पोह की स्थिति में है, डायलेमा की स्थिति में है। एक तरफ तो वो ये अपने इन दोस्तों के साथ में अपनी दोस्ती जो है उसको खोना नहीं चाहता, दूसरी तरफ वो इस बात को लेकर भी कॉन्शियस है कि कोई उसकी फैमिली में अल्कोहल वगैरह को ड्रिंक नहीं करता, एंड साथ ही साथ उसने अपने माता पिता से इस बारे में पढ़ा भी है कि भाई ये जो अल्कोहल है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। अब ये जो है एक परिस्थिति वगैरह बनी हुई है सामने। ये जो केस स्टडी है लगभग इसी तरीके की परिस्थितियां हम सबके सामने आती हैं एडोलेसेंस में कि दोस्त यार जो है वो आपका कंपेल करते हैं दोस्ती के नाम पर, भाई है तू अपना, यार तू एक बार नहीं कर सकता, यार इतना सा बोल रहे हैं, सारी चीज़ें इस तरीके का पीर प्रेशर है। एक तरफ आपको सारा जो ज्ञान दिया जाता है और जो आपका फैमिली वाले बाकी सारी बातें बताते हैं, एजुकेशन में जो बातें सिखाई जाती हैं ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। अब ये दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं डिलेमा है। आप दोस्ती भी नहीं खोना चाहते, हम इस तरीके की चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहते हो। तो अब अगर यहाँ से कुछ सवाल निकल कर आते हैं कि आदिल के सामने चॉइसेस वगैरह क्या हैं, तो दूसरा ये है कि व्हाट आर द चॉइसेस दैट द आदिल हैज। पहला तो क्वेश्चन ये निकल कर आता है यहाँ से। दूसरा, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन आदिल्स प्लेस। आप अगर आदिल की प्लेस में होते तो आप क्या करते। तीसरा, हाउ एल्स कुड आदिल्स फ्रेंड हैव सेलिब्रेटेड। आखिर इसके ये जो ड्रिंक वगैरह है इसको करने के अलावा और क्या तरीके हो सकते थे जिसकी मदद से आदिल के जो दोस्त यार हैं वो सेलिब्रेशन कर सकते थे। इन तीनों सवालों का जो जवाब है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा। इसकी मदद से कहीं ना कहीं आपको इनको लेकर जो आपका नेचुरल रिएक्शन निकल कर आएगा, जो सच रिएक्शन हो वो आप लिखिएगा, तो उससे कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आएगा कि आप कितना वल्नरेबल हैं या फिर कितना स्ट्रांग हैं इस तरीके की चीज़ों के रिस्पेक्ट में। पॉइंट यह है कि आदिल के सामने चॉइसेस क्या हैं। तो मैं अगर आदिल की जगह होता तो मैं फॉर्मली मना कर देता कि यार देखो जो चीज़ नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा, तुम मजे करो, एंजॉय करो, मैं तुम्हें देखकर एंजॉय करूंगा, और मैं नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। पर चलो मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, मैं कोका कोला पी लेता हूं, मैं पेप्सी वगैरह ले लेता हूं, मैं सादा पानी पी लूंगा, मैं रसना पी लूंगा, बट मैं अल्कोहल को हाथ नहीं लगाऊंगा मतलब नहीं लगाऊंगा। बात बड़ी खत्म, बड़ी सीधी सिंपल सी है। मुझे मेरा लीवर बहुत प्यारा है, मैं नहीं करने वाला। जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जो कहोगे कहा करो, मैं नहीं करूंगा। मैं तुम दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा, बट मैं नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। तो एक तो ये है कि आपके चॉइसेस वगैरह क्या है। आपको कंपल्सिवली जो है मना करना चाहिए, एंड यू मस्ट होल्ड योर ग्राउंड। ठीक है जी, होल्ड योर ग्राउंड। आप उसमें एकदम से ये नहीं है कि आप अपना उनके सामने यील्ड कर जाएं। पहला तो आदिल के सामने दो चॉइसेस थी। पहला ये कि आप मना कर दो और अपना ग्राउंड होल्ड करो, दूसरा ये कि आप हाँ कर दो और कचरा कर लो। तो जाना आपको पहली वाली चॉइस के साथ में है। दूसरा, मैं अगर होता तो मैं बाकायदा अपना ग्राउंड होल्ड करता, मैं मना कर देता, मैं नहीं करता। तीसरा, बाकी आप लोग जो है अपने अपने रिएक्शंस वगैरह भी और नेचुरल रिएक्शंस लिख के बताइए आप लोग क्या करते हैं, या इस तरीके की परिस्थितियों में अगर आप फंसे हैं तो आपने फिर क्या किया। हाउ कुड एल्स आदिल्स फ्रेंड हैव सेलिब्रेटेड। आदिल के दोस्त यार जो है और किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते थे। अच्छा खाना खाते, बढ़िया गप्पे लड़ाते, बातचीत करते, हंसी मजाक करते, इस तरीके की चीज़ें कर कर भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। गाने वाने गा लेते साथ में, लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, इस तरीके की चीज़ें करते, आउटिंग पर चले जाते हैं। मगर ये कोई तरीका नहीं होता है सेलिब्रेशन के नाम पर कि आप शराब पी रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। चले अगला जो है वो आता है कॉमन मेडिसिन। अब जो कॉमन दवाइयाँ हैं इनका भी किस तरह से जो है सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको बताया कि कई लोग अल्कोहल ना मिलने पे कफ सिरप की जो है बॉटल्स वगैरह गटक जाते हैं सारी की सारी। तो ये जो है बेसिकली मेडिसिन वगैरह की मदद से किया जाने वाला सब्सटेंस अब्यूज है। अब क्या वो तरीके हैं मेडिसिन वगैरह की जिनकी मदद से आपका सब्सटेंस अब्यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे, या फिर अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन लेकर कई लोग जो गलत इस्तेमाल करते हैं उस पर भी थोड़ा बातचीत वगैरह हम लोग करेंगे। तो कॉमन मेडिसिन में देयर हैज बीन अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ टेकिंग मेडिसिन बाय द पीपल नॉट ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज अगेंस्ट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बट also for other reasons such as cosmetic, weight loss and weight gain etc. Often these are purchased through sales over the counter without any proper prescription. This trend is seen more among children of adolescent age and younger generation. तो एक तो ये आपको ट्रेंड आजकल देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में कि ट्रीटमेंट के लिए जो है कई सारी आपकी जो डिसीजेस वगैरह के रिस्पेक्ट में मेडिसिन आती हैं उनको वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है उठा लेते हैं, और कई बार उनका इस्तेमाल उस पर्टिकुलर डिसीज जिसको ठीक करने के लिए उन दवाओं को बनाया गया था उसमें ना कर दूसरे कामों में किया जाता है। कॉस्मेटिक्स के तौर पर, वेट लॉस के तौर पर, वेट गेन के तौर पर, इस तरीके की अजीब अजीब चीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब कई बार जो है ये दवाइयाँ वगैरह जो है काउंटर से खरीदी तो जाती हैं मगर बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के जो है इनको लिया जाता है। और ये ट्रेंड आपको जो बच्चे वगैरह हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जो एडोलेसेंस एज के होते हैं और यंगर जनरेशन
जनरेशन के होते हैं उनके बच्चों के बीच में जो है आपको ज्यादा देखने को मिलता है। It is always advisable to seek the advice of a doctor and consume only those medicines that have been prescribed. One should never decide one's own medicine without prescription from a doctor, whatever the ailment be. तो एक तो ये बहुत एडवाइजेबल सी चीज है कि जहां तक हो सके आप डॉक्टर की एडवाइस लेकर और उसके द्वारा ही जो आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उन्हीं को जो है आपने कंज्यूम करना है, इसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी है। अपनी तरफ से कभी जो है अपनी मेडिसिन वगैरह आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के पर्चे के, चाहे आपका कोई भी एलिमेंट वगैरह हो, वो दवाइयां वगैरह आपने नहीं लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वन शुड नॉट फॉल प्रे टू फॉल्स एडवर्टीजमेंट asserting that certain drugs or medicines will help in reducing or gaining weight or enhancing the stamina or cosmetic surgery। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कई सारी चीजें जो ये बोल बोल के बेची जाती हैं कि इसको खाओगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, इसको खाओगे तो वजन घट जाएगा, इससे हाइट बढ़ जाएगी, इससे हाइट कम हो जाएगी, इससे ये फायदा होगा, इससे वो फायदा होगा। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस तरीके की चीजों को नहीं लेना है, इनसे जहां तक हो सके बचना है। कॉस्मेटिक, ब्यूटी, स्टैमिना कुछ भी बढ़े ना बढ़े, नहीं सुनिए इनकी बातें। डॉक्टर जो है जिसको इस चीज के लिए ट्रेन किया गया, जब तक वो कोई चीज प्रिस्क्राइब ना करे वो आपने नहीं करनी। और अगर आपका बहुत मन है इस तरीके की चीजों को एक बार ट्राई करने का, डॉक्टर से पूछें, अगर वो अलाउ करता है तो उसके लिए जाएं, नहीं तो फिर अवॉइड करें। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आप मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे करें। तो अ मेडिसिन कैन बी बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज टेकन। When a medicine is taken in a manner as prescribed by the doctor, it can be beneficial. But when a medicine is not taken in a manner prescribed by the doctor, overdose or it is taken with some other substance that it should not be combined with, it may lead to adverse effects on the body. बड़ी कॉमन सी बात है कि एक मेडिसिन जो है वो आपके लिए दो धारी तलवार की तरह होती है। बेनिफिट तो वो करती ही करती है अगर जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए उसको लिया जा रहा है। अगर वो परेशानी है जिसके लिए जिसको ठीक करने के लिए उसे बनाया गया तब आप लोगे तब तो वो बेनिफिशियल है। मगर अगर जिस चीज के लिए उसको नहीं बनाया गया उसके लिए इस्तेमाल करोगे, गलत तरह से इस्तेमाल करोगे, तो फिर वो नुकसान भी करती है। तो मेडिसिन जो है वो दो धारी तलवार की तरह है, वो आपका फायदा करेगी या नुकसान करेगी, शत्रु के खिलाफ काम आएगी या फिर आपका अपना हाथ काट देगी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से जो है लिया जा रहा है। जब एक मेडिसिन को उस तरह से लिया जाता है जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, तब वो फिर जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। ठीक है जी। मगर अगर आपने उसको इस तरह से लिया जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, या तो आपने ओवरडोज ले लिया, या फिर आपने जो अपनी मर्जी से खुद से ले लिया, या फिर उन चीजों के साथ में ले लिया जिनके साथ में नहीं लेना चाहिए था, या डॉक्टर ने जिन चीजों को खाने से या लेने से परहेज करने से बोला था उन चीजों को लेकर उसके बाद मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन खाकर वो चीजें खा रहे हो, तो फिर उसके नुकसान जो है वो आपको सारे देखने को मिलेंगे। कई बार इन मेडिसिन का जो केमिकल्स होते हैं और वो बाकी चीजें जो है जिनके साथ उसे नहीं लिया जाना चाहिए, उनके कॉम्बिनेशन भी जो है आपको कई सारे नुकसान या फिर कई सारी जो है एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह आपके शरीर के ऊपर दिखाते हैं। इनफैक्ट मेडिसिन वगैरह के साथ में एक बात यह भी है कि इनको लेने ना लेने का जो तरीका है उसको अलग हटा के इन्हें कैसे रखा जा रहा है और कहां रखा जा रहा है उसका भी आपको एक बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट समझ में आता है। जनरली मेडिसिन के लिए बोला जाता है कि इनको एक कूल ड्राई प्लेस में रखें और डायरेक्ट सनलाइट से अगर जहां तक हो सके दूर रखें। कई बार क्या होता है सीधी सूरज की रोशनी पड़ेगी और वो पैक्ड रहती हैं पूरी, तो अंदर आपका पता चला टेम्परेचर बढ़ने के चलते वो केमिकल्स जो हैं वो अपना कोई रिएक्शन वगैरह शुरू कर दें, तो उसके फिर नुकसान जो है आपको देखने को मिलते हैं। और पता चला कि दवाई का जो असर ही बदल जाए या फिर वो अलग तरह से असर करने लगे, इंपैक्ट खुद है उतना असर न डाले, काफी सारी चीजें जो है आपको समझ में आती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको बाकायदा रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना पड़ता है, तो उनके बारे में पता करके आए। जैसे आपके शुगर वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं, वो जो वक्त वक्त पर आपको इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं सुबह शाम, उनको जनरली जो है रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने के लिए बोला जाता है। तो कई सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना होता है, इनको फिर अब रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाए। तो इसलिए पॉइंट यह है कि दवाइयां कैसे लेनी है, किस तरह से लेनी है, लेबल पे जिस तरह से लिखा है उस तरीके से आपको उसका पालन करना है। तो आपका जो डायरेक्शंस और लेबल्स हैं और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब मेडिसिन इज एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू डायग्नोज, प्रिवेंट और ट्रीट द इलनेस इन ह्यूमंस। ये बात याद रखिए, दवाई हर वो चीज है जिसके चलते या तो आप किसी चीज को डायग्नोज कर रहे हो, किसी चीज को प्रिवेंट कर रहे हो, या इलनेस वगैरह अगर इंसानों में है तो उसको आप प्रिवेंट करने में इस्तेमाल कर रहे हो। बेसिक फंक्शन ऑफ मेडिसिन is to aid the healing process of the body. The medicine acts as a catalyst in stimulating the natural healing process of the body. Medicine should be used to assist the body's mechanism to heal itself. We should not be too dependent on medicines. It is rather important to work towards achieving a physical state in which we can regain and recover without or with least possible aids of medicines. तो ये भी याद रखना है कि मेडिसिन का जो बेसिक फंक्शन है वो आपकी हीलिंग प्रोसेस को एड करना है। आपका शरीर अगर किसी चीज से ठीक हो रहा है तो उसमें उसकी मदद करना है। बेसिकली ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करती है, जिसके चलते आपकी जो नेचुरल बॉडी की हीलिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं आपको एक पुश मिलता है या फिर एक
आप कह सकते हैं कि एक एक्सेलरेशन जो है आपको देखने को मिलता है। मेडिसिन जो है बॉडी के मैकेनिज्म को मदद करती हैं, असिस्ट करती हैं कि वो अपने आप को जो है शरीर जो है अपने आप को पूरी तरीके से हील कर ले। इसलिए मेडिसिन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऐसे फिजिकल स्टेट की तरफ जाएं जिसमें आप रिगेन और रिकवर कर सकें बिना मेडिसिन की मदद से, या फिर कम से कम मेडिसिन वगैरह जो हैं इसकी मदद से अगर आप रिगेन एंड रिकवर कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की बात की जाए एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात की जाए तो आर द वंस दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर अपॉन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इलनेस, while over the counter medicines are the one that a patient may buy without consulting a doctor। इन दोनों के बीच में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो हैं जो बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलते, ओवर द काउंटर वो हैं जो आप ले सकते हो, जैसे ओवर द जिनको आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हो। विक्स का आपका इनहेलर हो गया, विक्स जो आपका सीने पे लगाने का आता है वो हो गया, कुछ बेसिक आपकी कोल्ड एंड कफ की जो दवाइयां हैं वो हो गई, या फिर जो आपकी नाक में जो अगर आपकी जाम हो रही है उसको खोलने के लिए जो आप केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आपके जो नेजल सोल्यूशंस आते हैं वो हो गए। अब ये जो है ओवर द काउंटर मेडिसिन है, इनका कोई इतना कोई खास नुकसान नहीं होता, तो इनको जो है आपका बिना डॉक्टर के कंसल्ट के भी लिया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होते हैं जिनको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या पर्चे के नहीं दिया जाता। ऑल मेडिकेशंस व्हिच आर सोल्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू द बॉडी। दीज ड्रग्स एंड मेडिसिन्स मे बी सोल्ड एज एडवर्टीजमेंट्स टू हेल्प रिड्यूस और गेन वेट, इनहैंस कॉस्मेटिक ब्यूटी एक्सेट्रा। तो अभी कई सारी चीजें जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिक रही हैं, ऑल्दो इनको कॉमनली हार्मलेस समझा जाता है, मैक्सिमम चीजें जो है छोटी मोटी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं और काफी हद तक हार्मलेस होती भी हैं, मगर फिर भी पोटेंशियल तो है इनमें कि भाई इसके चलते आपका शरीर जो है उसको नुकसान हो सकता है। ये ड्रग्स और मेडिसिन कई बार आपके छलावे के साथ में बेची जाती हैं कि आपको जो है इससे बॉडी वगैरह जो है इसका वेट वगैरह गेन करने में, लूज करने में मदद मिलेगी, कॉस्मेटिक ब्यूटी जो है सुधारने में मदद मिलेगी। जो भी हो, इस तरीके की चीजों से जहां तक हो सके बचना है, जहां तक हो सके अवॉइड करना है, और अगर कुछ लेना भी है तो कम से कम एक बार एक डॉक्टर से सलाह ले लेना बेटर रहेगा। एक डॉक्टर से जो है सलाह ले लेना बेस्ट है, और उसके बाद इन चीजों के बारे का इस्तेमाल करना है ना करना उस पर फैसला लेना ज्यादा बेटर या रेलेवेंट होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमने को बात करनी है उन प्रिकॉशंस के बारे में जो लेना ज़रूरी है जब मेडिसिन वगैरह ली जानी है। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे, या फिर ओवर द काउंटर क्या होती हैं, सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी बात कर ली है। लास्ट चीज जो अपने को देखनी है वो ये है कि आपका जो प्रिकॉशंस हैं दवाई लेते वक्त वो क्या है, उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले तो जितना आपको डोज लेने के लिए बोला गया है डॉक्टर के द्वारा उतना ही डोज लेना है, जितना आपको प्रिस्क्राइब की गई है मेडिसिन उतनी ही लेनी है, जितने टाइम इंटरवल्स पे लेने के लिए बोली गई है उतने ही टाइम इंटरवल्स पर लेनी है, और आपका जिन चीज़ों के साथ लेने के लिए बोली गई है, जिन चीज़ों का परहेज करने के लिए बोला गया है वो सारी चीज़ों का पालन करते हुए जो है आपको ये सब कुछ करना है। उन सारे इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए जो है आपको मेडिसिन वगैरह को कंज्यूम करना है। एंड खाना खाने के पहले लेनी है, खाना खाने के बाद में लेनी है, कब क्या किस तरह से, वो सारी चीज़ों का जो है आपने को एकदम रिलीजियसली पालन करना है। इसके अलावा पानी के साथ में जनरली दवाइयाँ लेने के लिए बोला जाता है, तो अगर वाटर के साथ में कहा गया तो वाटर के साथ में आपको मेडिसिन लेनी है, और अगर नहीं तो फिर आपका चाय के साथ में, दूध के साथ में, जूस वगैरह के साथ में, जिस भी चीज़ के साथ में कहा गया है उसके साथ में अपने को मेडिसिन वगैरह लेनी है। जहाँ तक हो सके सारे आपके जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हैं उसका साथ में जो आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उनका पालन जो है आपको करना है रिलीजियसली, फॉलो स्ट्रिक्टली या रिलीजियसली जो है आपने उनका पालन करना है ताकि जल्दी से जल्दी जो है आपकी रिकवरी वगैरह हो सके। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो इनका अपने को ध्यान रखना है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने बेसिकली इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बातचीत कर ख़त्म करी है कि अल्कोहल के साथ में आपको कैसे डील करना है, या फिर आपका सब्सटेंस अब्यूज़ जो है उसके साथ में आपको कैसे डील करना है, कॉमन मेडिसिन वगैरह जो है उनका किस तरीके से अब्यूज़ किया जाता है और क्या इनके नुकसान होते हैं, क्या किस तरीके के भयानक कंसिक्वेंसेस वगैरह हो सकते हैं। सारी बातों को देखकर हम लोगों ने आज के सेशन में ख़त्म किया है, एंड इसी के साथ में हम अपना आज का सेशन जो है इसको समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम लोग मिलेंगे तो इसी डिस्कशन को, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसी ये जो सारा सब्सटेंस अब्यूज हम लोगों ने पढ़ा है इसी का एक और वर्जन होता है जिसको डोपिंग कहा जाता है। क्रिकेट वगैरह में या फुटबॉल में या बाकी जो स्पोर्ट्स आप फॉलो करते होंगे उसमें कईयों बार ये वर्ड भी आपको देखने को मिलता होगा कि डोपिंग नाम की चीज आती है। तो डोपिंग क्या होता है वो सारी की सारी बातचीत हम लोग इसका जो इसके बाद वाला जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे, बट वो सारा डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब एंड करने के पहले मैं आपको
आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट, जितना भी कंटेंट वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है, ये सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप 3 माध्यमों से, 3 मोड्स की मदद से कंज्यूम कर सकते हैं। पहला है यूट्यूब के हमारे जो चैनल है उस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट वगैरह वहाँ पर डली हुई है, वहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। दूसरा, आप इसको हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एंड तीसरा, आप इसको हमारा ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो सारा का सारा कंटेंट वगैरह जो है आप इनमें से किसी भी माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। यह आपके मोबाइल फोन पर, आपके टैबलेट पर, आपके पीसी पर, तीनों पर जो एक्सेसिबल है, तीनों पर चल जाएगा। एंड इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि रिवीजन के लिए बार बार वीडियो नहीं देखा जा सकता, आपको ये सारा का सारा जो कंटेंट है, जो नोट्स वगैरह है, बुक्स के फॉर्म में और ई बुक्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके भी लिंक्स वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, इनको देख लें। इनको अगर आप बुक्स वगैरह या ई बुक्स लेना चाहते हैं तो उनको भी आप एक्सेस कर लें। इनकी मदद से जो है रिवीजन वगैरह भी अच्छे से करें, मेहनत करते चलें, प्रिपरेशन वगैरह जो है उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा एनहांस करते चलें, सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें। इसके अलावा दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं, मैग्नेट ब्रेन्स के वेंचर के बारे में, और समाज का भी जो है समाज के उस हिस्से का जिसका आप बेनिफिट कर सकते हैं वो भी करें। एंड बस अपने आप को मजबूत करते चलें, स्ट्रेंथन करते चलें, एनलाइटन करते चलें, अच्छे से अच्छा स्कोर करते चलें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे इन कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना। थैंक यू, जय हिंद।